अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज करती हूँ। देखती आंखों, सुनते कानों, आपको सभी का प्यार भरा दुआओं भरा सलाम। और अब क्या कहूँ कि आप लोगों के ऊपर हमेशा सलामती रहे, परेशानियों से दूर रहें, दुआएं हमेशा करते रहना चाहिए। लेकिन अब जो दुआओं का नतीजा तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मिले। अच्छा, कुछ ऐसा होता है कि ऑफ कोर्स आज मेरा इंट्रो मैं तो बड़ी जोशो खरोश से, चाहे मेरे अंदर कुछ भी चल रहा हो, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मेरा वैसे गला थोड़ा सा वायरल भी हुआ है, लेकिन जब मैं आपके सामने आती हूँ तो मैं अपना एक स्क्रीन होती है, मैं चाहती हूँ यार आप लोग मुझे देख के खुश हों, मेरी बात से खुश हों। लेकिन मेरे अपने भी मुझे भी कुछ तकलीफ़ें हैं और मुझे अपने से ज़्यादा अब लग रहा है मेरी आवाम बड़ी बिलबिलाई हुई है, क्योंकि बिलों का बोझ बम बन बन के आपके ऊपर धमाके कर रहा है और हर पर्सन एक बम बना हुआ है। कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है और सुनवाई कहीं पर भी नहीं हो रही। इसको मैं ज़्यादातर ये समझूंगी, आज मेरा इंट्रो स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग हम समझे कि इलेक्ट्रिक जो है ये डिपार्टमेंट जो है वो आवाम पे बम बन के गिरा रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इदारों को बेइंतहा तजलील करें, इदारों का कोई कसूर नहीं है। अब आप क्वेश्चन मार्क लगे सभी यार क्यों फेवर ले रही है इदारों की? बिकॉज इदारे जो मातहत हैं, जो हुक्मरान या जो पार्टी या जो भी इक़्तिदार में बैठे हुए हैं वो उनके मोहताज है ना। चलें जी ये करना है, ये बिल पास हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये आप लोग वो जो के इलेक्ट्रिक में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बेचारे गाड़ियों में आते हैं, ऑफ कोर्स वो मीटर काटने या बिजली काटने हैं, तब उनको मारते हैं। ना 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 ना, उनको मारने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मुझे बताएं, अगर कुछ हो सकता तो बहुत कुछ हो जाता। एक पंजाब का वीडियो मेरे पास आया और उसमें एक खातून जो है उसमें बार बार वो के इलेक्ट्रिक के ऑफिसर को मतलब पॉइंटेड कर रही थी, ये देखिए मेरा बिल मैं कैसे दूं, मेरा ये वो जो भी, वो कहते जाओ बीबी पैसे। उसका मिसबिहेव मुझे बहुत बुरा लगा। बाखुदा आप एक सीट पे बैठे हुए हो, ठीक है, आपका कोई भी इसमें वो नहीं है, लेकिन कम से कम आप अपनी बात तो एक लेडी, आपकी माँ बहन है ना घर में, आप उससे किस मतलब, एक तो वो वैसे ही परेशान है, वो उसी वक्त अगर अल्लाह ना करे वो उसी डिपार्टमेंट के सामने, उसी इदारे के सामने खुदकुशी कर लेती, कौन कौन इसका जिम्मेदार होता? अब मेरा दिल करा ये जुमला बोलने को कि अब तो अवाम बोलेगी। हमारे निगरां वज़ीर आला ने जब ये कहा तो क्या हुआ, ये जुमला आप समझ रही हैं? अब तो क्या हुआ कि लोग यहाँ से दूसरे मुल्क जा रहे हैं। एक दिन ये अवाम ये ना कहे कि हमने किसी को मार दिया तो क्या हुआ, कोई क्राइम कर रहा था हमने मार दिया तो क्या हुआ, हमने रोड अच्छे खासे बने थे हमने तोड़ दिए तो क्या हुआ, अगर हमने किसी का एटीएम उठा लिया तो क्या हुआ, अगर हमने किसी मिनिस्टर के बच्चे उठा के अगवा कर लिए तो क्या हुआ। आप मजबूर कर रहे हैं कि आवाम इश्तियाल में आए और कहे, वो इमलाक जला के कहे तो क्या हुआ। जब हमारे वजीर आज़म ये कहें तो क्या हुआ, तो सोचे ये तो क्या हुआ का वर्ड बहुत लोगों के दिलों पे छुरी बन के लगा है। कहीं आप किसी दिन कहें आवाम, आपको पता है इस वक्त डॉलर कितनी ऊंची उड़ान पे है। अब मैं नहीं कह रही, लोग कह रहे हैं कि हमारे अंदर अंदर से मुल्क बिक रहा है। एक तरफ से हम कहते हैं हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है, अफवाज स्ट्रॉन्ग है, मदनियात मिनरल्स हर चीज़ मौजूद है, अच्छे पढ़े लिखे नौजवान मौजूद हैं, एजुकेशन मौजूद है, हॉस्पिटल मौजूद है। किस चीज़ की कमी है? सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो है ईमानदारी। मुझे एक बात बताएं कि ये असल में ये जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं इनके तो बिजली के बिल ही नहीं आते। मैं नाम नहीं लेना चाह रही, आप समझ गए होंगे ना। यस, इनके घर में बिजली के बिल नहीं बल्कि इनको यूनिट फ्री दिए थे। जिनके घर में यूनिट फ्री हो तो फिर वो बिल के लिए उनके लिए क्या वैल्यू रखती है?
एक पर्सन ने बड़ा अच्छा बड़ी मुझे हंसी आ रही है। एक बंदे ने कहा मैं अपने ना घर में ये जो 5 लाख का पूरा ये लगवा देता हूँ सिस्टम और प्लेट्स वगैरह जो नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी की, एक बड़ा सेटअप होता है। उसने कहा मुझे किसी ने कहा ये 15 लाख का सेटअप आप लगवा दो और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 2 साल बाद ये थोड़ा ख़राब होगा फिर उसमें। उसने कहा मैं 15 लाख का सेटअप लगाने से बेहतर है 5 लाख के इलेक्ट्रिक के डिपार्टमेंट में देके अपने बच्चे की नौकरी ना करवा दूं तो मेरे को यूनिट तो वैसे ही फ्री हो जाएंगे। सोचें कि लोग अब कितना मजबूर हो जाता है बंदा नेगेटिव सोचने पे, और इसकी वजह एक वक्त ऐसा ना हो कि आप इतनी सारी आवाम पर हुक्मरानी के लिए सोचते रह जाएं और एक वक्त हो कि आप अकेले रह जाएं सीटों पे और आपके नीचे कोई बोलने वाली आवाम भी ना हो, सब आपको वैल्यूज ही ना दें। आप क्यों उस मकाम तक पहुंच रहे हैं? 75 साल और 3 साल का रोना मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे अब वक्त दे दे मैं बहुत अच्छा करूं, मुझे अब वक्त दे दे। अरे जब आपके पास वक्त आपने क्यों नहीं अच्छा किया? आज हमारी आवाम बिलबिला रही है अपने में। मैंने कितने लोगों को पोल पे चढ़ के देखा है, उफ मेरे खुदाया, मतलब इतनी वोल्टेज पे वो बंदा ऊपर चढ़ गया और क्या वजह है कि बिल इतने। अरे चेक करें ना। और एक और चीज, बिल के ऊपर बड़ा सीन ये हो रहा है कि अगर 15 तारीख को चेक करना है तो उसकी बिल की रीडिंग 20 तारीख को चेक की जा रही है। और हमारे साथ सिद्दीक सरवर सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सिद्दीक भाई कैसे हैं आप? ठीक है जी मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है। बिल के बम गिरे आपके घर पे कि नहीं गिरे? माशाल्लाह से बरकत वाले गिरे। अच्छा, तो आप बहुत ज्यादा कुछ मेरे ख्याल में कुछ जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करते होंगे मे बी। हमारे तो वो जो डिफरेंट जो लाइन है ना, बेचारे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, हम तो पढ़ते रहते, वो इतने एक्स्ट्रा टैक्स लगे हुए कि बिल इतना हमारे यूनिट नहीं जितना हमारे एक्स्ट्रा टैक्स हमारे काउंट किए जाए तो वो 15-20 हज़ार रुपए बनते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही होगा नहीं, जब हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर यकीनन जो उनकी मनमानियां होंगी, जो दिल चाहेगा वही करते रहेंगे। और ये आज से नहीं, ये सिलसिला जो है ना वो अरसा दराज से जारी है और हम लोग उसको बर्दाश्त करते चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि इनमें कैपेसिटी है, अवाम को जो है ना निचोड़ते रहो, कोई पूछने वाला तो है नहीं, पुरसाने हाल तो है नहीं अवाम का। अब ये जो जितने लोग हैं जो हर कोई आके कहता है मैं आपके लिए आसानियां पैदा कर दूंगा, मैं कपड़े बेच दूंगा। अब तो लॉन्ग मार्च भी मुझे दूर 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 तक नजर नहीं आ रही। वो कहाँ गए लोग जो 12 रुपए पेट्रोल पे बढ़ने पे कहते थे रातों रात बढ़ गया है? तो मुझे समझ में नहीं आती, जब आपसे कुछ चीज संभाली नहीं जाती, आपको पता है ये खराब हो चुकी है, उसको लेने के लिए इतनी जुस्तजू क्यों की जाती है? उसके बावजूद अच्छा भुगतता कौन है? कोई मिनिस्टर नहीं भुगतता, उनकी लाविश जिंदगी है। बल्कि आप एवरेज लगाएं कि अब उनका जो है हमारे जो मिनिस्ट्री लेवल के लोग बढ़ गए और उनके जो है वो अमरात वगैरह और बढ़ गई हैं और ये सारा बम गिरा है अवाम पे। खुद सोचें यार क्या होगा हमारी अवाम का, क्योंकि सब वही बोझ के नीचे आ रहे हैं ना। कौन आ रहे हैं? देखिए सादी, होता क्या है कि अभी आपने लॉन्ग मार्च की बात की, लॉन्ग मार्च किसके खिलाफ करेंगे? गवर्नमेंट किधर है? अभी तो देखिए कि निगरान सेटअप है, निगरान सेटअप तो जो है इंतजामी अमूर को देखेगा। जो हम लोगों ने सिस्टम बनाया हुआ है बेसिकली किसी इंडिविजुअल के बस की बात है ही नहीं। जब तक हम लोग अपने सिस्टम को सही नहीं करेंगे, जब तक हमारा निजाम है जिंदगी जो हम लोगों ने यहाँ का एक पाकिस्तान का बना लिया उस निजाम को ठीक नहीं करेंगे, तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता। कोई भी इंडिविजुअल आ जाए, किस तरह से भी वो वादे वईद कर ले, लेकिन उसके हाथ में बस में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा पूरे का पूरा निजाम करप्ट हो चुका है। जब निजाम ठीक नहीं होगा, जब तक हम गाड़ी की पूरे इंजन की ओवरऑलिंग नहीं करेंगे, अगर उसमें टायर आप नए डाल देंगे, बॉडी उसकी आप नई बना देंगे, जब तक उसका इंजन जो कि गाड़ी को खींच के लेके जाता है, जब तक वो पावरफुल नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो ये इस वक्त हमारे पाकिस्तान की ये हालत है, जहां भी जब भी होता है पंक्चर लगा दिया जाता है, टायर चेंज कर दिया जाता है, ऊपर से कपड़ा मार दिया जाता है, मुल्क पाकिस्तान को गाड़ी की तरह साफ करके चलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके अंदर की जड़ें तो देखें कितनी खोखली हो चुकी हैं। आपने उसके इंजन के ऊपर तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। जब तक आप उसकी पावर की बात नहीं करेंगे, आप इकोनॉमी को बूस्ट नहीं करेंगे, इकोनॉमी की बात ही नहीं करेंगे, आप सिर्फ एक पॉलिश करके आप कितनी देर तक उसको चलाते रहेंगे? जब तक आप ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाएंगे। देखें ये खित्ता एक ऐसा खित्ता है जहां पर अल्लाह ताला की तरफ से हर वो नेमत मौजूद है जिसके लिए कोई भी जो है ना वो सोच सकता है। हमारा मुल्क जो है वो पूरी दुनिया के अंदर
सबसे बड़ा नहरी निजाम रखने वाला मुल्क है, सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं। तमाम हम जितना भी हमारा नहरी निजाम है उस सारी नहरों के ऊपर पंजाब में इतना बड़ा सेटअप है, इंटीरियर में है, उसमें लगाएं सोलर सिस्टम। नदीम सरवर से बहुत शुक्रिया। मैं आप यहाँ से लूंगी छोटी सी ब्रेक। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। लास्ट इतनी सी बात कहना चाहूंगी, बांग्लादेश हमारे बाद क्रिएट हुआ है और 23 मंजिला उन्होंने एक बड़ी सी शिप जिस तरह टाइटैनिक बना है, एक वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। बात मैं हमेशा अपने मॉर्निंग शो में डिफरेंट सेगमेंट्स लेकर आती हूँ और मैं आपके तकलीफ हो आपको आवाम को तो मैं खामोश रहूँ ये तो कभी हो ही नहीं सकता। मैं आवाज़ ज़रूर बनूंगी और मैं एक ब्रिज का काम ज़रूर करूंगी और ये मेरा हक है। मैं भी आपकी तरह एक आम आवाम हूँ। बात करूंगी क्योंकि मैंने इंट्रो में बात की थी कि किस तरह हमारे पास हमारे ऊपर हमारी आवाम पर जो है वो बिजली के बम गिराए गए, तो मेरा अब दिल कर रहा है कि अब तो आवाम बोलेगी। ये आवाज़ मेरी आवाम की है और ऑफ कोर्स हर कोई जवाबदेह है जो इक़्तिदार में था, इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन वो उसके साथ कम्युनिकेशन है, वो किसी पार्टी से बिलोंग रखते हैं, तो ऑफ कोर्स वो देखते हैं आवाम के साथ खड़े हैं या उन लोगों के साथ खड़े हैं जो ये बिल पास जाते जाते उन्होंने फिर एक एटम बम, हम लोग वैसे एटम बम के बड़े माहिर हो गए, एक अब्दुल कदीर खान ने बनाया था जिससे दुश्मन डर रहे हैं और एक हमारे जो लोग हैं जाते जाते बम गिराते हैं जिससे आवाम बड़ी तकलीफ में है और इसके ज़र्रात, इसके केमिकल्स पूरे जिस्म में सरायत कर गए हैं। लेट्स सी, हम चलते हैं, आवाम अब बोलेगी और ये सेगमेंट मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए किया, दिल की आवाज़ है, अब तो आवाम बोलेगी। हमारे साथ एमक्यूएम को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर रेहान हाशमी साहब मौजूद है। जब भी बात करते हैं सॉलिड बात करते हैं, क्लियर बात करते हैं, कोई उसके अंदर झोल झाल नहीं, दबंग स्टाइल। रेहान हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? जी अल्लाह शुक्र है। मुझे लग रहा है आपको बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, मैं आपके घर में भी। कराची में रहने वाला हर आदमी बिजली के बिल से मुतासर है और हम क्योंकि कराची की बिलखसूस और बिलूम पाकिस्तान के उन लोगों की नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं कि जो कि बराह रास्त मुतासर होते हैं पॉलिसीज़ से, तो ना सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान ने आज से तकरीबन चंद माह कबल खुर्रम दस्तगीर साहब से मुलाकात की थी इस हवाले से और उसके ऊपर के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली जो है उसके हवाले से भी बात की। देखें, जो भी यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं वो मोनोपोलाइज्ड मार्केट नहीं होती, वो ओलिगोपॉली होती है। 2 या 3 से ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होते हैं ताकि कंपटीशन की वजह से मार्केट रेट कम आए। अच्छा, इसके मल्टीपल रीजंस भी हैं। रिसेंट जो मसला चल रहा है उसके ऊपर भी अभी आज से चंद हफ्ते पहले मुस्तफ़ा कमाल भाई और फारूक सत्तार भाई ने मुलाकात भी की और इसके ऊपर जो पॉइंट आउट करना था, जो हमें भी पता होना चाहिए, आपके नाज़रीन को भी पता होना चाहिए कि ये जो अचानक बिजली के बिल में इजाफा हुआ है उसकी बुनियादी वजह जो सामने आई है वो ये है कि गर्दिशी कर्ज़े पूरे पाकिस्तान के, जिसको सर्कुलर डेट कहते हैं, जिसमें कराची का कोई रोल नहीं है, कराची का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उस लॉसेस में, लेकिन वो गर्दिशी कर्ज़े पाकिस्तान भर से जनरेट होने वाले वो कराची के लोगों के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं। तो हमारा स्टांस ये है कि हम उन तमाम कर्ज़ों का ये जो सर्कुलर डेथ है हम उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कराची वाले क्यों भरें ये वो डेथ, वो गर्दिशी कर्ज़े का बोझ क्यों उठाएं जिसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब इसके ऊपर बात चल रही है, वो बहुत सारे मामलात हैं, क्योंकि जिस तरह पेट्रोल की कीमत को यकसां पूरे मुल्क में रखा जाता है, जबकि अगर टेक्निकली देखा जाए कि जिस पोर्ट पर उतर रहा है तो वहाँ पर कम से कम एग्जेम्पशन होता है, कुछ प्रिविलेज मिलती है। जिस तरह कराची प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन में अरबों रुपए मिलने चाहिए कराची को, पूरे पाकिस्तान का 60% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, तो कराची को उसी तनासुब से मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा। इसी तरह कराची वालों के साथ नाइंसाफ़ी ये भी हो रही है कि वो पूरे पाकिस्तान से क्रिएट होने वाला गर्दिशी कर्जा वो कराची के ऊपर भी मुसल्लत कर दिया गया है, जबकि कराची का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमने अरबाब इख्तियार से बहुत ही वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस गर्दिशी कर्जे को कराची पे जो मुसल्लत किया गया है ख़त्म किया जाए। एक तो ये इशू है। दूसरा इशू ये हमने रेज़ किया कि भाई यूटिलिटी सर्विसेज मोनोपोलाइज नहीं होती, ओलिगोपॉली होती है। 2-4 कॉम्पिटिटर्स होते हैं, आप 2-4 मज़ीद कंपनीज को मौका देंगे तो कराची में बिजली की कीमत सस्ती हो सकेगी।
तीसरा इशू ये था कि तमाम जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनकी जिम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से कि 50 मेगावाट से नीचे के जो प्रोजेक्ट्स हैं पावर जनरेशन के वो खुद लगा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से चाहे वो बिलखसूस केपीके में बहुत बड़ा इरिगेशन सिस्टम का निज़ाम है, नहरी निज़ाम है, मिनी हाइडल डैम्स बन सकते थे, लेकिन जिस तरह बनना चाहिए था वहाँ पर नहीं बना। और अगर केपीके के इलाके में जहाँ पर तकरीबन 10 साल से गालिबन पीटीआई के दोस्तों की हुकूमत रही है, वहाँ पर पावर जनरेशन लॉसेस ख़त्म किए जा सकते थे पूरे मुल्क भर के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर भी नहीं हुआ। और सिंध में क्योंकि विंड कॉरिडोर है जमपीर के मुकाम पर, वहाँ पर विंड टर्बाइंस लगाने का सिलसिला था, मुशर्रफ साहब के दौर में शुरू हुआ था, लैंड एक्विजिशन शुरू हुई थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगे, लेकिन जो नेशनल ग्रिड में जिस तरह देना चाहिए उस तरह नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से है जिसके पास दुनिया का सबसे मौसर और बड़ा इरिगेशन सिस्टम है, जो मुख्तलिफ मुकामात पर मिनी हाइडल डैम्स लगाकर 50 मेगावाट से नीचे की बिजली प्रोड्यूस की जा सकती है। अच्छा, इसमें बहुत सारे मसाइल भी हैं। माफिया नुमा अंदाज में जब इदारे काम करना शुरू कर दें और जहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का इन्फ्लुएंस हो तो वहाँ पर मसाइल आते हैं और मसाइल आ रहे हैं। हमारा पाँचवा मौक़िफ़ ये था कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे अशराफिया की है जिस अशराफिया को आप बिजली और पेट्रोल मुफ्त फराहम करते हैं, उनका एक प्रिविलेज दिया हुआ है, उस प्रिविलेज के अंदर वो आते हैं, उनको भी कहें अरबाब इख्तियार हैं, अरबाब इख्तियार भी हैं, अरबाब इख्तिदार भी हैं वो, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, जिसमें और भी इदारे आते हैं, तो उसका किसी न किसी कट टू साइज करना चाहिए उन तमाम चीज़ों को। एमक्यूएम के ये 5 बड़े स्टैंड से जो हमने लिए और मुख्तलिफ फोरम पे भी कह रहे हैं, मुख्तलिफ मुकामात पे हमारी मीटिंग्स भी होती रही हैं और उस पर सख्त मौक़िफ़ भी एमक्यूएम का इख्तियार किया है। और परसों एक मीटिंग थी हमारी, उस मीटिंग में भी ये बात की है, कल फारूक सत्तार भाई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मुमकिन तौर पर क्योंकि गवर्नर साहब ने भी जो नए वज़ीर आज़म हैं उनसे मुलाकात की है और इसके बारे में बात भी हुई है। उम्मीद है कि गर्दिशी कर्जे के हवाले से ख़ास तौर पर जो इनिशियल लेवल पर बहुत बड़ा बोझ कराची वालों पर डाला गया है, उसके ऊपर उम्मीद है कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते में अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि उर्दू में पढ़ी हो अशराफिया, बड़ा टिपिकल सा वर्ड। मैं ये कहूँगी कि जितनी भी मिनिस्ट्री लेवल के लोग हैं, मिनिस्ट्री बना रहे, मिनिस्ट्री अशराफिया में मिनिस्ट्री नहीं है। अशराफिया आपको शायद आपके नाज़रीन को पता नहीं है कि अशराफिया वो जो पाकिस्तान को 75 साल से चला रही है। मिनिस्ट्री में फर्ज करें कि वो आता है तो 4 साल 5 साल के लिए आता है ना भाई। इस मुल्क में 75 साल दौर में 30 साल 40 साल रहे होंगे इलेक्टेड लोग, तो बाकी 40 साल भी तो लोग रहे हैं ना। जो ब्यूरोक्रेसी चलाती है उसकी भी तो जिम्मेदारी है। आप सारा बोझ इलेक्टेड नुमाइंदों पे डाल देंगे, आप तो बदजन कर देंगे। आपके दरमियान से निकल कर लोग जाते हैं, आपकी चीजों को सहते हैं, जो आम आदमी सह रहा होता है वही तो सह रहे होते हैं ज्यादातर लोग, कराची के बिल्कुल। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारा ही अच्छा चल रहा है। आपकी एक बात बड़ी प्यारी आपने कहा कि इनको भी हमारे साथ खड़े होना चाहिए और इनको भी पे करना चाहिए, ताकि इनके ऊपर जो आवाम जो एक नेगेटिव सोच क्रिएट कर रही है बहुत सारी, क्योंकि लाइन बन जाती है ना कि शायद ये भी हर चीज इनको कॉम्प्लीमेंट्री दी जा रही है और आवाम की पैसों की टैक्स से दी जा रही है, तो एग्रेसिव तो फिर बंदा होता है ना। क्या कहते हैं आप? इसी बुनियाद के ऊपर एमक्यूएम का बहुत ही सख्त मौक़िफ़ अभी हमने तकरीबन 4-6 महीने से इख्तियार किया हुआ है कि आप कुछ ना कुछ कम करें। वो ख़ास तौर पर इंसेंटिव जो कि अशराफिया को दिए जाते रहे हैं और दिए जा रहे हैं ताहाल, और जिसका बोझ बराह रास्त अगर IMF के कर्जे के मामलात हैं भाई और गर्दिशी कर्जे के मामलात हैं, तो आप उधर से भी तो कट टू साइज करें। और जो ग्रे इकॉनमी है उस ग्रे इकॉनमी को भी ख़त्म करने की बात करें, लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बात करें। और लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या होती है कि जनाब 4 साल मंसूबा, 5 साल मंसूबा, 10 साल मंसूबा। हम इतने बदकिस्मत कौम हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है यहाँ पर पाकिस्तान के लिए। मैं ऐसे दर्जनों लोगों को जानता हूँ जो सोल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ें लेकर आते हैं, उनकी पजीराई नहीं होती या उनके साथ वो नारावा सलूक होता है कि वो टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं, फिर वही अपनी सर्विसेज देते हैं। पाकिस्तान से बेहतरीन जहन पैदा होते हैं, लम्स है, IB है, यहाँ के ग्रेजुएट पैदा होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर के लिए लाखों और करोड़ों का काम कर रहे होते हैं और मिलियंस की सैलरी ले रहे होते हैं। तो उनको भी दिल जिगर थोड़ा सा बड़ा करके पाकिस्तान के लिए सर्व करने के लिए बात करनी चाहिए। और वो उनमें से अक्सर लोग इसीलिए नहीं करते कि भाई उनको मालूम है कि ये थैंकलेस जॉब है। वो कुछ करने की बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो कोशिश करते रहे हैं
लेकिन उनको एट द एंड ऑफ द डे बहुत रिग्रेटफुल उनका उनका नतीजा निकला, और उन्होंने कहा कि भाई इससे तो बेहतर है कि हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में रहे, हम अपने बाल बच्चों को देखें। तो यहां पर तो ये थैंकलेस भी है, यहां पर पजीराई नहीं है, यहां पर आपको करने नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपको विक्टिमाइज किया जाएगा, पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जाएगा। और ऐसे लोग बहुत बेशुमार लोग हैं जो मुल्क छोड़ के चले गए। इनमें से एक बड़ा नाम जो कि 5 ईयर्स 10 ईयर्स प्लान का था, जिसने हमारे बाद आजाद होने वाले मुल्क को एशियन टाइगर बना दिया, साउथ कोरिया को, वो डॉक्टर महबूब थे। डॉक्टर महबूब के प्लान्स जो थे वो इंप्लीमेंट नहीं हुए, और डॉक्टर महबूब का वही प्लान साउथ कोरिया ने इंप्लीमेंट किया, तो आज एशियन टाइगर बन के बैठा हुआ है, जहां का जीएनपी हमारे मुकाबले में हम दूर दूर तक नहीं है उनके। वहां पर जो वैल्यू एडिशन है और उसकी जो प्रोडक्ट है दुनिया भर के, इसमें वो उसका एक मुकाम है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, देखें पॉलिसीज की बात है, इस मुल्क में जिस दिन जो टैक्स आप दे रही है ना, आप इस चैनल से जो कमा रही हैं, जितना टैक्स आप दे रही हैं शायद उतना टैक्स एक बहुत बड़ा करोड़ोंपति अरबोंपति जागीरदार नहीं देता, क्योंकि वर्किंग क्लास के ऊपर इस मुल्क के अंदर टैक्स है सिर्फ, और खास तौर पर कराची वाले ही टैक्स देते हैं। अमूमी तौर पर कराची की लियाकताबाद की मार्केट जितना टैक्स देती है वो पूरा लाहौर देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सर्वे आया था, उस सर्वे का नतीजा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हैं लूट का माल, कराची वाले लूट का माल है, समझ जाएं। और कराची के लिए आवाज उठाने वालों के साथ वही हशर होता है जो एमक्यूएम के साथ दिहाइयों से हो रहा है। क्या एमक्यूएम ने उम्र खबाइस है? एमक्यूएम क्या, एमक्यूएम सिर्फ पॉइंट आउट करती है, एमक्यूएम सिर्फ बता रही है कराची में रहने वाला सिंधी हो, पंजाबी हो, सराइकी हो, कश्मीरी हो, पख्तून हो, कोई भी हो, और बिलखुसूस उर्दू स्पीकिंग से ताल्लुक रखने वाली कम्युनिटी के लोग, यही लोग जो वर्किंग क्लास है कराची के अमूमी तौर पर और जो अर्बन एरियाज के पूरे पाकिस्तान में, वही टैक्स दे रहे होते हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है महीने का, शायद वो उतना टैक्स ना दे रहा हो जितना आप अपनी सैलरी से दे रही होंगी टैक्स। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है भाई? टैक्स नेट को एक्सपेंड होना चाहिए, लैंड रिफॉर्मेशन होना चाहिए, एग्रीकल्चरल रिफॉर्मेशन होना चाहिए, टैक्स नेट एक्सपेंशन होना चाहिए। और आप ये देखें, हम जबानी लफाजियां नहीं कर रहे, हम हर साल बजट में ये दे रहे होते हैं, शैडो बजट पेश कर रहे होते हैं, हर साल असेंबली में खड़े होकर बाद हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? जो फॉरम है, जमहूरी जो तकाजे हैं उसके मुताबिक कर सकते हैं, वो कर रहे हैं भरपूर तरीके से। क्योंकि इस मुल्क को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनना होगा ना, जब कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना चाहेंगे तो तमाम लोगों के लिए हकूक मुनसिफाना तकसीम होने चाहिए। बसूरत दीगर ये जो कुछ हो रहा है यही होता रहेगा, और ये होता रहेगा। और हमारे साथ एक कॉलर भी है, देखिए वो क्या कहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, कैसे हैं आप? ठीक है। पहले तो रेहान भाई को सलाम हो, क्योंकि मेरा भी कुछ ताल्लुक नॉर्थ नवाबाद से, ये तो मुझे नहीं जानते, लेकिन अक्सर इनसे मेरी नॉर्थ नवाबाद में कहीं ना कहीं टकराव हो जाता है, मुलाकात होती है, सलाम दो हो जाती है। बातें इनकी बिल्कुल सही है रेहान भाई की। देखें, बात पता है सभी ये कि ये जो इस वक्त हालात है ना, मेरी भी उम्र अच्छी खासी होगी, लेकिन इस तरह की नहज पे जो चीजें पहुंच चुकी हैं वो पहले मैंने कभी नहीं देखी। बिजली के बिल देखें, एक खालिद अब्दुल सिद्दीकी भाई ने एक बात कही थी कि ये जो है ना, पहले तो एहतजाज होगा, लेकिन खुदा ना करे ये फसाद में तब्दील हो गया ना, फिर इस मुल्क में अनारकी है। और मुझे ये तो नौशद दीवार ये पढ़ लें हुक्मरान कि ये ऐसा नहीं है कि अपने घरों में वो एसी में सो रहे हैं, उनके बिजली के बिल मुफ्त दिए जा रहे हैं और वो अपनी नींदें नहीं खराब होंगी, वो होंगी। मैं आपको बताऊं, सभी जो इस वक्त पोजीशन है ना, खुदा की कसम मैं क्या बताऊं कि आप गरीबों की बात करती है ना, गरीब तो बेचारा गरीब है ही। अच्छे खासे हम जैसे जो लोग हैं, जो मतलब ये लोअर मिडिल क्लास चले, अब तो हम लोअर मिडिल क्लास में आ गए, जो पहले हम मिडिल क्लास थे अब लोअर मिडिल क्लास हो गए। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं 30,000 रुपए में घर का बिल बन गया, 120 रुपए मेरे पुराने 3 पंखे हैं और एक फ्रिज है और एक वो है डीप फ्रीजर, जो डीप फ्रीजर मैंने बंद कर दिया है, उसके बाद भी मेरे यूनिट वही है, बिलीव करें मैंने पूरा चेक किया, यूनिट वही है। मेरे जो पिछले महीने का बिल थे उससे मेरी तकरीबन 35% पैसे ज्यादा बढ़े और 5,000 टैक्सेस है जिसका मुझे पता ही नहीं है कि वो क्या है। मतलब सोचिए कि वो जो उन्होंने चार्जेस डाले में, नेवर फना टैक्स धमाका टैक्स सब कुछ है। और इन्होंने अभी बात की ना रेहान भाई ने, कराची तो भाई पूरे पाकिस्तान को भर रहा है, पूरे पाकिस्तान को। और कराची के लोगों की फराखबिली देखें कि खुदा की कसम, यार जो अपने बहुत सारे इलाकों में जो छोटे छोटे लोग हैं जिनको बड़ा बुरा रवैया अख्तियार, कराची लोग तो उनको गले लगाते हैं। सारे होटल कराची में खुले हुए, सब कुछ करें, क्वेटा वाले दुनिया भर के लोग आते हैं, हम इतने टैक्स दे रहे हैं और फिर भी हम मतलब अगर हमारे चले, मैं कहता हूं कि हमें चले ठीक है, कोई हमें कुछ नहीं दे रहे तो कम से कम बेसिक फैसिलिटी जो दे देना। अब बिजली का जो मामला है ना, सभी एक मजाक नहीं है। मैं आपको आज बता दूं, मैंने शायद के पहले प्रोग्राम में आतिफ मीर साहब बैठ रहे थे, मैंने कहा था कि देखें हो क्या रहा है कि
अब जितने अगर 550 अरब रुपए का पेट्रोल इनको प्रोटोकॉल में जा रहे हैं, 220 अरब रुपए की बिजली जा रही है इनको, तो वो कौन देगा? वो इनके तो मतलब घर वाले नहीं देंगे ना, वो तो हमारी जेबों से जाएगा ना। अगर वो तनख्वाह भी ले रहे हैं और फिर ऊपर से हम एक आम आदमी जो अपनी तनख्वाह लेता है वो बिजली का बिल तो फ्री नहीं होता ना उसका। जब आप अपनी तनख्वाह लें तो बिजली का बिल अपनी तनख्वाहों से भरे ना। फ्री सब्सिडी क्यों दी जा रही है? वो फ्री सब्सिडी कोई जिक्र ही नहीं होता कि भाई अगर जब तक आप उस फ्री सब्सिडी को नहीं खत्म करेंगे, प्रोटोकॉल्स को नहीं खत्म करेंगे, अरबों रुपए का पेट्रोल है, एक गाड़ी निकलती है ना, खुदाई के हम छोड़ दें, एक एसपी निकलता है तो उसके बीच 4 पता कितने बंदे होते हैं, 2 वीगो चल रही होती है। तो भैया एक बात बताइए, बिजली के साथ इनको पेट्रोल भी फ्री दिया जाता है? बिल्कुल दिया जाता है, पेट्रोल फ्री होता है ना। भाई कितने लीटर फ्री होता है? मैं आपको अगर आप बोलेंगे तो स्टेटिक्स मौजूद है, मैं आप तमाम जितने सरकारी बड़े अफसर है और उन सबको पेट्रोल फ्री होता है। और पेट्रोल, और आप यकीन करें इनको मोबाइल में डालने के लिए पेट्रोल नहीं है। बेचारे 15 वाले को फोन करो, बोले हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, उनको लिए पेट्रोल नहीं है। और बाकी इन बड़े बड़े अफसरों के लिए पेट्रोल भी है, सब कुछ है। अब हो क्या रहा है कि जो अब लोग खुद यकीन करें, रोना मुझे, मैं अपनी हालत भूल जाता हूँ खुदा की कसम। जब वो मैंने सुना एक आदमी ने खुदकुशी कर ली, ये बिल नहीं भर पा रहा था और जाहिर है उसके घर में खाना भी नहीं था, तो यार ये इतना, ये कोई मजाक है कि लोग अपनी जानें दे रहे हैं, लोग अपनी जानें खत्म कर रहे हैं। तो ये एक टाइम ये आएगा सभी कि लोग शायद रोटियां भी छीनेंगे, फिर मैं और आप भी शायद नहीं बच सकेंगे। ये अगर आप ये चीज को नहीं समझेंगे ना, देखें हम होता क्या है, अभी आप भले प्रोटेस्ट कर लें, 5 स्टार बंद कर दें, आप फला चौरंगी बंद कर दें, फला चीज, कुछ नहीं होगा। मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं दुनिया के चैनल देखता हूं जहां प्रोटेस्ट होता है ना, वो हिट टू द टारगेट होता है। मैं आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट बताता हूं ना, जमात इस्लामी वसानी सब जलसे करती है, सब कुछ करती है, अपनी पॉलिटिकल माइलेज सब लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूं आप जो आपका ये चौराया है ना, जो एफटीसी का और आपका जो एंट्रेंस है इत्तेहाद की, आप जरा बंद करके तो देखें इनको, फिर कैसे रिएक्शन आता है, क्योंकि सारे वहीं जाते हैं, सबका रास्ता वही है। वो नॉर्थ ये तो खैर रहते हैं ना रेहान भाई हमारे इलाके में, तो जब ये निकलते हैं तो लोग इनसे सवाल जवाब करते होंगे, इनको पता है लोगों की प्रॉब्लम का। जब आप अपने इलाके में रह रहे हैं भाई, सबके सब जितने बड़े अफसर हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, जज, सब वो डिफेंस में रह रहे हैं, ठीक है, उनको क्या पता हमारे मसाइल का? वो तो वहां से निकलते हैं, सीधा शहर फसल टच करते हैं, अपने घरों में चले जाते हैं। अब हम प्रोटेस्ट में भी हम ही मारे जाते हैं ना। अब खड़े में 5 स्टार बंद हो गया, फना बंद हो गया, धमाका बंद हो गया, खड़े में पेट्रोल अपना जाया करने। ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझनी चाहिए बात कि ये पॉलिटिकल माइलेज ना लें, इस पे जेन्युइन चीजें करें। और मैं किसी पार्टी को फेवर किए बगैर कह रहा हूं कि देखें, बात ये पूरे मुल्क का मसला है, ये सबके सब रगड़े में आ जाएंगे, बाखुदा सभी याद रखिएगा। ये अगर आपने, ठीक है, 9 मई के आपने वाकयात को रोका, आपने बगावत को रोका, लेकिन ये जो बगावत होगी ना, ये नारकी होगी, इतनी जबरदस्त नारकी होगी, लोग देखें विपट चुके हैं। मैं, आप यकीन कहते हैं ना, तंग आमद जंग आमद, मैं कैसे पूरा करूंगा यार? अगर एक 25,000 रुपए तनख्वाह, नॉर्मली 25 से 30,000 सभी तनख्वाह होती है ना, एक बाइक पे बच्चा जा रहा है, बेचारा जॉब करने जा रहा है, वो 15,000 10,000 पेट्रोल पे लगाएगा, 15,000 और 15,000 का बिजली का बिल आ के, आप मुझे जरा बता दें वो क्या करेगा? वो तो मारेगा पीटेगा, या तो फिर रोएगा छोड़ेगा अपने। यानी अब मेरी बीवी, मैं खुद बता रहा हूँ, आज मेरी वाइफ ने कहा कि आप बच्चे की फीस भरनी है, अब वो एसी से कर रहा है, इतनी मुश्किल से कर रहा है। अब डॉलर आपकी, जैसे भाई ने कहा ना, आपकी करेंसी की वैल्यू नीचे आ रही है। अब हर दफा जब मैं पैसे भरूंगा उसकी फीस, तो मुझे आई हैव टू पे मोर, जबकि मेरी इनकम रिड्यूस हो गई। अब मेरा जो मेजर अमाउंट चला गया बिजली में, आप मुझे बताइए मैं कहां से पूरा करूंगा? बहुत शुक्रिया यार, बस मुझे एक बात कहनी थी, और वो ये कि जिस तरह डॉलर ऊपर होता चला जा रहा है और हमारा रुपया नीचे आता चला जा रहा है, और इतना नीचे आ गया कि मुझे लग रहा है कि हम टके टके पे आ जाएंगे, और फिर हम टके टके के हो जाएंगे लोग, ऑफ कोर्स दूसरे कंट्री की नज़र में। जब ऐसा ही होगा तो जैसे जैसे ऊपर होगा, आप खुद सोचेंगे आपके रुपए की वैल्यू क्या है, कि इंडिया जैसा मुल्क कहता है कि आपके रुपए से भी ज़्यादा हमारे 2 रुपए की वैल्यू, यानी कि उससे वो बढ़ गए। तो बड़ा अफसोस होता है। 14 अगस्त और 15 अगस्त हम पहले आज़ाद हुए, वो बाद में हुए, बांग्लादेश उसके भी बाद में हुआ, वो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा है। कुछ लफ्ज़ यहाँ पर समझ में नहीं आ रहे। अवाम, अब आखिरी वॉर होगी रेहान भाई, अब आखिरी वॉर होगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। देखिए, ये जो आपके कॉलर यहिया साहब ने जो बात कही है ना, ये हर ख़ास वाम कराची वाले की आवाज़ है, और यही सेंटिमेंट्स हैं कि लोग इंतहाई बरंगेख्ता हुए हुए हैं। मैं ऐसे कई घरानों को जानता हूँ जिनकी बिजली कटी हुई है, उनके पास वो बच्चों की फीसेस दें, खाने ग्रॉसरी देखें या बिजली के बिल अदा करें। मैं ऐसे कई फैमिलीज को जानता हूँ। ये आम लोगों का सेंटिमेंट है ये अमूमी तौर पे, अभी ख़ास तौर पर 1-2-4 माह से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एटीट्यूड हो गया है। और क्यों ना हो भाई कि पूरे पाकिस्तान का
गर्दिशी कर्जा, उसका बोझ कराची वालों के सर पर क्यों मारा गया है और वो बिलों के जरिए हम पे मुसल्लत कर दिया गया है। इंस्टीट्यूशंस के भी मसाइल हैं कि इलेक्ट्रिक को भी जो किया गया, उसके बाद जो कोई इंटरनेशनल बिडिंग के ज़रिए इसको एक्वायर करने वाला भी सिलसिला होना चाहिए। इसके ऊपर भी बात गालिबन उसमें हुई थी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की ज़रूरत है। ये जाहिर सी बात है, एक पीडीएम बनी और पूरी 11 पार्टियों की एक हुकूमत बन गई। ये मैं कहूँगी छोटी सी, खुद से इन्होंने आपस में सिलेक्शन की, इलेक्शन की, और जो भी आपस में मिलके, चले कोई बात नहीं, अगर कुछ अच्छा सोच के अगर इकट्ठे हुए हैं अच्छी बात है। लेकिन मैं हैरान हूँ जब जाते जाते शहबाज शरीफ ने जो भी अप्रूवल दी, ऑफ कोर्स उस वक्त वजीर आजम थे ना, अब तो निगरान हुकूमत, जाते जाते मैं तो कह रही थी अगर कुछ अच्छा करके चले जाते तो लोग अच्छा ही सोचते। अब तमाम ऐसा क्या वजीर आजम ने जाते जाते कर दिया कि आप जैसी पार्टी और दूसरी पार्टी, यहाँ तक कि बिलावल साहब ने भी कहा कि ये सही नहीं है, उनकी पार्टी इसके भी लोग कह रहे हैं। तो क्या ये कोई मुत्तफिका आप लोगों का कोई वो नहीं था? अच्छा, इसका आंसर देना एक कॉलर, इजाजत है रहन भाई प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, साहिबा क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक। कौन हमारे साथ? अंबर बोल रही हूँ। कहाँ से? शाहकोट से। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे अंबर? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हमें इतना बिल आया, 1 माह का उतारना था वो नहीं उतरा, दूसरे का फिर आ गया वो उतारना था वो नहीं उतरा, तीसरे का उतारना था वो, अब हमें 50-60 हजार बिल इकट्ठा हो गया। ओए होए होए, देखे ना कहाँ जाए गरीब आवाम, एक बच्चा, ऊपर से मियाँ कुछ काम नहीं है, किधर जाए ये समझ नहीं। दिल तो करता है कुछ खा लें और मर जाए। नहीं ऐसा नहीं। तो क्या आपकी कोई फैक्ट्री लगी है? 70,000 रुपए बिल आ गया, क्या मतलब कोई खास 2-3 एसी एक्स्ट्रा लगा दी? मैं कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक पंखा, एक पंप, मोटर चलती है पानी वाली, एक फ्रिज है, बस। इसका 50-60 हजार बिल से क्या ताल्लुक है जी? चलिए बहुत शुक्रिया। पर मैं जरा रेहान भाई से पूछती हूँ, अभी पता नहीं रेहान भाई कुछ बात है, लेकिन रेहान भाई इस चीज का क्या सोल्यूशन है? एक बात है, एक बंदा कलमे पढ़ के कसम कह के और वो ये कहता है कि विजिट कर लो, अगर उसके घर में 3-4 चीजें, एक नॉर्मल, और बिजली तो वैसे ही बीच में आती नहीं है, लोग तो खुश होते हैं, ओ मेरे घर बिजली आई, हम तो गाँव वाले हो गए, तो समझ में नहीं आता, बिजली कम और बिल लगातार ठक आ रहे हैं। अभी आपने इससे पहले जो बात पूछी मैं उसको पहले क्लियर कर दूं, हालांकि मैं दूसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूं, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून का ये स्टैंड रहा था जब एमक्यूएम ने बात की थी इनसे कराची के ऊपर एक्सेस बिलिंग डालने के हवाले से, और IMF की जो डिमांड थी उसका बोझ जब डाल रहे थे, तो एमक्यूएम का एक बहुत ही वाज़ेह स्टैंड था और उनका मौक़िफ़ ये आया सामने से कि जनाब, क्योंकि PDM के आने से कबल PTI की हुकूमत में कर्ज़े ले लिए गए थे और वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे लिए गए थे और रिलीफ प्रोग्राम भी लिए गए थे, और उसकी बुनियाद के ऊपर IMF की शराइत को पूरा करना था, और उस शराइत को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम टर्म्स एंड कंडीशन इस्तेमाल किए। आपको याद होगा कि PTI की दौरे हुकूमत में ही स्टेट बैंक के जो सरबराह थे उनके हवाले से भी बात हुई थी जी, उनकी भी तब्दीली का मामला था, और इस तरह की बहुत सारी पॉलिसीज जो डिसीजन थे वो लिए गए थे। तो हम पे तो असरात मुरत्तब हो रहे होते ना, वो तमाम पॉलिसीज जब ऊपर तय हो रही होती हैं, और उसका अच्छा ये भी एक ज़ेर बहस चीज़ है कि उस वक्त लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, मुल्क के हालात ऐसे थे, जो मेरी मालूमात है उसमें कर्जा लेना अगर PTI का स्टैंड था तो मेरे ख्याल उस वक्त की ज़रूरत थी, लेकिन उसको टर्म्स एंड कंडीशन को रिव्यू करना चाहिए था। अब जहाँ तक बात बची कि ये किस तरह बेहतर होगा, तो देखें फौरी तौर पर बेहतर होने के कोई रास्ता नजर नहीं आता अनलेस एंड अनटिल कराची वालों के ऊपर पूरे पाकिस्तान का गर्दिशी कर्जे का जो बोझ बिलों के जरिए डाला गया है, जिसके हम जिम्मेदार नहीं हैं, हमारी जानिब से वो लॉसेस क्रिएट नहीं हुए, कराची वालों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उस लॉसेस में, मगर हम पे वो बोझ डाल दिया गया है, उस बोझ को हम पे से हटना चाहिए, और ये एमक्यूएम स्टैंड लेकर चल रही है। दूसरा सिलसिला ये है कि एनर्जी क्राइसिस को कैटर करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस थे पहले के इलेक्ट्रिक के, वो ख़त्म हो गए, लेकिन नेशनल ग्रिड में हाइड्रो पावर की एनर्जी डालनी चाहिए ताकि
फॉसिल फ्यूल से जनरेट होने वाली जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी लामोहला प्राइसेस ज़्यादा हैं, या ऑल्टरनेट एनर्जी के ज़रिए डालना चाहिए जिसकी प्राइसेस कंपैरेटिवली कम है, तो क्या होगा कि बेहतरी आ जाएगी। मैं आपको याद दिलाता चलूँ 2015 में एमक्यूएम की काविशों से वापडा ने 750 मेगावाट बिजली कराची को फराहम कर दी थी, जो 1000 मेगावाट तक गई। उसकी वजह से क्या हुआ था कि कराची के अंदर 2015 में हमारी काविशों से लोड शेडिंग तकरीबन ख़त्म हो गई थी। हमने मुख्तलिफ जगहों पे के इलेक्ट्रिक को सपोर्ट करके इस शर्त पे कि के इलेक्ट्रिक ने कहा था कि हम हाई लॉस और लो लॉस के सेग्रीगेशन करेंगे और लोड शेडिंग फ्री एग्जेम्प्टेड एरिया बना देंगे, तो बंडल केबलिंग भी कराई थी जी। सिर्फ मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में के इलेक्ट्रिक की मदद से के इलेक्ट्रिक को फैसिलिटेट करके 250 पीएमटीज इंस्टॉल करवाए थे, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उन्होंने ये कमिटमेंट किया था, और ऐसा हुआ भी कि लो लॉस और हाई लॉस सेग्रीगेशन के बाद लोड शेडिंग फ्री एरिया हो गए। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है, आप अगर नोट करें तो 2-3 साल के अरसे के अंदर अचानक तब्दीली हुई है। लोड शेडिंग के जो एरियाज थे वो सेग्रीगेट जो हुए थे, जो लो लॉस थे वहां पर भी लोड शेडिंग शुरू हो गई, जो लोड शेडिंग एग्जेम्प्टेड एरिया थे वहां पर भी लोड शेडिंग अच्छा, शुरू हो गई। बात मुझे समझ नहीं आती हमारे कराची में, बल्कि वो और शहरों का मैं नहीं बात करती क्योंकि मैं यहाँ सिंध में कराची में हूँ, ये माफिया का बड़ा एक मतलब रुझान है हमारे मुल्क में हर तरह से। और दूसरा एक चीज़ नोट कीजिएगा कि आवाम अगर आप जैसे ऑफ कोर्स बहुत सारी पार्टीज हैं यूनिटी में आ गई है ना, मज़ा आता है, इस चीज़ की भी यूनिटी रखती हैं कि आपके ऊपर ही नहीं बिल का बोझ है, हम भी इसके शेयर हैं और हम अपनी तनख्वाह में से हम इतना देंगे जब तक आप देते रहेंगे। देखें, आप किसी को भरोसे में तो लें, आवाम को भरोसे में नहीं ले रहे और व्यू पॉइंट करें भाई नहीं आपने देना है, तो अब वो सोचेंगे ना कि बड़ा बंदा लेविश है। ये किसको मैसेज दे रही हैं आप? ये आवाम की बात कर रहे नहीं, हैं। आवाम ये कौन कह रहे हैं? आवाम को पार्टी के लोग, पार्टी के लोगों वो को दे रहे, बिल दे रहे। आपको किसने कहा कि नहीं दे रहे? सर ये क्या कहाँ बात से आए है? वो लोग? कहाँ से आए? नहीं नहीं नहीं, पार्टी के लोग कहाँ से आए? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, कहाँ कभी ऑन एयर आप देखिए नहीं, मुझे बताएं क्या नहीं, एक एतमाद में लें सर, एतमाद तो में ये क्या एमक्यूएम होता क्या है? कर रही है? नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, मैं उसकी बात कर रही मैं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी की बात कर देखिए, रहा हूं। बात सुने, नवाज शहबाज नहीं, बिल्कुल क्लियर बात को नहीं मना ना करें, बात करें तो बात। शहबाज शरीफ ने इसी तरह करना, जो वजीर आजम, मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ अगर वो हुकूमत में थे तो जिस तरह वो इतनी प्यारी बात करते हैं ना, मैं अपने कपड़े भेज दूंगा, ये मैंने उनसे नहीं कहा कि आप ये बोलो। जब वो ये बोलते थे तो लोग खुश होते थे, यार एक बंदा है वो दिल से सिंसियर है। एम्प्लीमेंट जब किया तो भी आप बताएं ना। देखिए, मेरा ख्याल है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, आप एमक्यूएम की बात करते हैं, एमक्यूएम जिस जगह ना खड़ी हो वो पार्टी नहीं बनती। देखिए, कैसी बात कर, आप तो बड़े स्ट्रॉन्ग है, आप तो बैकबोन बनते हैं, और जब बैकबोन बन जाते हैं उसके बाद सबसे पहले तो आपकी रीढ़ तोड़ दी जाती है, हड्डी आपकी तो फिर सुनी नहीं जाती। इसी तरह मैं वसीम साहब बेचारे बोलते रहे, वसीम अख्तर मेरी सुनी नहीं, 5 साल वो बोलते रहे, और जिसकी वजह से उनको खड़ा किया उसके बाद उनकी नहीं सुनी गई। कैसी बात करते हैं आप? मेरी गुजारिश है कि मैं बदनीयती का शिकार नहीं हो रहा जी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, चाहे वो मेरे मुखालिफ ही क्यों ना हो, वो यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसी जरूर बनाएंगे कि जिससे लोगों को रिलीफ मिले, वरना उनकी एग्जिस्टेंस का फायदा नहीं है, फिर वो अपनी दुकानदारी बंद करें और चले जाएं। बिल्कुल। लेकिन ये भी जहन में रखिएगा कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनके जो अशराफिया है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के स्ट्रक्चर को भी चेक करना जरूरी है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं कि जहां पर एक आम आदमी को मौका फराहम किया जाता है, रूट लेवल से आता है, या वहां पर सिर्फ पैसे वाले ही इख्तिदार में। पार्टी के अंदर भी तो एक हायरार्की है ना मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। तो ये लोगों का काम है कि पार्टीज के अंदर लोगों को चेक करे कि उस पार्टी के अंदर जो इख्तिदार है, जो डिसीजन मेकिंग है, क्या वो मुआशरे की अशराफिया है। अगर मुआशरे की अशराफिया तो यकीनी तौर पर वो ऐसे बहुत सारे फैसले करेगा जिससे उनके अपने बिजनेस को, अपने जो कंग्लोमरेट्स होंगे उनको फवायद हों। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि इस जमहूरी मुआशरे में रहते हुए वो तमाम चीज़ें जिसकी वजह से मसाइल हो रहे हैं, बिलखसूस कराची के लोगों को और बिलअमूम पाकिस्तान के लोगों को, हम उसको ना सिर्फ निशानदही करें बल्कि उसकी पॉलिसी मेकिंग के ऊपर भी कोशिश करें। मिसाल के तौर पर हमने कई दफ़ा कहा कि जनाब म्यूनिसिपलिटी बॉन्ड्स निकाल देने चाहिए, क्योंकि अगर आपके मसाइल हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी के दोस्त जब हमें वसाइल नहीं दे रहे, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के अरबों रुपए कराची के वाजिबुल अदा हैं जो सिंध गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता तकरीबन 10 सालों से नहीं दिए कराची को,
जो कराची का हक है नहीं दिए गए। तो हमने ये प्रपोजल दिया कि जनाब म्यूनिसिपैलिटी बॉन्ड निकालें ताकि रिसोर्सेज एलोकेशन हो और जिससे आप कराची का काम करा सकें। लेकिन अगेन पॉलिसी इस तरह की थी कि आप अगर किसी एक आदमी को सस्पेंड भी करने जाएंगे ना, नौकरी से नहीं निकाल सकते आप एक ग्रेड के आदमी को, क्योंकि उसके लिए भी सिंध गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। ऐसा निज़ाम तो मौजूद है। तो ये यहां पर निज़ाम नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जनाब कराची वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। कराची में रहने वाले तमाम लोगों के साथ, चाहे वो पानी का मामला हो, K4 मनसूबा हो, चाहे बिजली के मामलात हो, चाहे वो यहाँ पर लैंड एक्विजिशन हो, चाहे यहाँ पर टैक्सेस कलेक्शन के मामलात हो, या जॉब्स एलोकेशन के मामलात हो, या सरकारी नौकरियों के मामलात हो, यूनिवर्सिटी बनाने के मामलात हो, हर सतह के ऊपर हम ये समझते हैं कि कराची के साथ इंतहाई मुतासिबाना सलूक हो रहा है। और ये मुतासिबाना सलूक इसलिए हो रहा है कि कराची वाले सिविलाइज्ड लोग हैं, अमूमी तौर पर जो टैक्स आता है वो अदा कर रहे होते हैं। कराची की लियाकताबाद की अगर एक मार्केट पूरे लाहौर के बराबर टैक्स दे सकती है, कराची से पाकिस्तान भर में कहीं पर भी कोई हादसा होता है, सैलाब आता है, कराची का हर खास आम नौजवान उठकर जाता है उसकी मदद करने के लिए। अरबों रुपए के अजनास, दवाइयां, ये सब लेकर पहुंच रहे होते हैं। अभी सैलाब आया था, आप हर मोहल्ले से 2 4 6 नौजवानों का ग्रुप बना, अद्वियात जमा की, चले गए। कराची वालों का दिल तो ऐसा है, लेकिन इन्हीं दिल वालों के साथ जो सलूक हो रहा है वो आपके सामने। बिल्कुल ऐसा सही कह रहे हैं रान भाई। और दूसरी बात मैं एक चीज और बताऊं आपको पॉइंटेड कि MQM से जितने भी जो लोग वर्किंग में हैं, जो काम कर रही हैं, सब ग्रास रूट से इन्हीं लोगों के दरमियान से सेलेक्ट होते हैं और इन्हीं लोगों में रहना पसंद करते हैं, इन्हीं लोगों के लिए सोचते हैं। लेकिन इतना टैक्स बेयर करने के बाद हमारे पास ना पार्क्स हैं, न ग्राउंड हैं, न सीवरेज निज़ाम अच्छा है, ना पानी का पीने का मीठा पानी जो है गटर लाइन मिक्स हो जाती है, ना बिजली है, ना गैस है, और जगह जगह गड़े हैं। बेइंतहा बुरा हाल कराची का है। शराय फैसल को देख देख के हम खुश होते हैं। मुझे तो लगता है उसकी तस्वीर बना के आप लोग फोटो लगा दें और जब आपको लगे मैं घड़े में से जा रहा हूं, उस तस्वीर को अपने सामने रख लें और देख लें, वाह वाह शराय फैसल बहुत अच्छा है। लेकिन आप जब इनसाइड जाए ना, तो आपको जो अगर जिसका पेट जो है ना वो बहुत, जिसने खाया हुआ ना हजम नहीं हो रहा, वो उस ऑटो में बैठ जाए, मैं गारंटी से बोलती हूँ उसका पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और हमारे साथ अस्मा मौजूद है गिजरी से। अल्लाह कौन है जी? हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? ठीक हो अस्मा? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ। हाँ जी अस्मा, क्या कहना चाह रही हो? चंदा बिल आए आपके कि नहीं आए? सभी सबसे पहले तो आपको सल्यूट भी करना चाहिए और आप दुआओं की हकदार है। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आप हमेशा हमेशा आवाम की आवाज बनती है और हमेशा वही टॉपिक लेकर आती है जो आवाम की दिल की आवाज होती है। ठीक है, हमेशा मैं आपके लिए दुआएं करती हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे और आपके चैनल को अल्लाह मज़ीद तरक्की दे। ठीक है। अच्छा रेहान भाई अस्सलाम वालेकुम। आपसे बात करनी है और सभी से भी डेफिनेटली बात करनी है चैनल पे लाइव। कहने का मकसद ये है कि थोड़ी सी बात नहीं लंबी हो जाएगी, पर गौर से सुनिएगा कि अभी कल परसों न्यूज पे चल रहा था कि जो हमारे केयर टेकर वज़ीर आज़म आए, निगरान वज़ीर आज़म, तो उन्होंने ये बात की है कि जो लोगों ने धरने किए हैं, बाहर निकले, बिल्स वगैरह जलाए हैं, तो उन्होंने फौरन एक्शन लिया कि मीटिंग बैठेगी कल और उन्होंने लोगों को जो है ना सहूलत देनी है, रिलीफ देना है। ठीक है, हर चैनल पे ये न्यूज चल रही थी। जब उन्होंने मीटिंग दिखाई और जब बात हुई तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि हम लोग कुछ ऐसे सख्त फैसले नहीं कर सकते जिससे मुल्क को नुकसान हो। अब मुल्क को और क्या नुकसान देंगे? पहले सबसे पहले तो रेहान भाई आप खुद इस चीज को देख ही रहे, पूरा मुल्क देख रहा है कि मुल्क अब और कितने नुकसान झेलेगा। नुकसान तो आप दे चुके हैं मुल्क को, अब और क्या नुकसान आप देंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अवाम बहुत ज्यादा परेशान है, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, बहुत खुदकुशियों पे आई हुई है। लेकिन जब वज़ीर आज़म साहब की हुकूमत खत्म होने लगी थी, हमारे जो साबका वज़ीर आज़म है जो लंदन बैठे ने, वो सेकंड डे ही वो जो है ना बाहर चले गए थे। मतलब ये तो इनके हालात है। इनके हालात ये देखे कि मुल्क में अवाम जो है वो भूखी मर रही है, उनको खाना नहीं मिल रहा, बिल इतने दे रहे, आराम से उनकी शहाना खर्चियां, उनकी अयाशियां देखे। क्योंकि मैं जब भी सभी के चैनल पे आती हूँ मुझे ये बात बड़ा दिल दुखा के कहना पड़ता है, क्योंकि मैं भी इसी अवाम में से हूँ, हम सब इसी में से हम इस दर्द को समझते। असल में ये जो वज़ीर आज़म जो साबका है वो हो गए, अभी जो है ये हो गए, जितने चले गए, ये जरदारी साहब हो गए, जितने भी हैं, लेकिन इन लोगों ने अपनी जायदादें बना लिए, इन्होंने अपने मरने का जीने का आसरा बना लिया है।
इनको किसी चीज की फिक्र नहीं है, इनके घर में बिल नहीं आते, गैस फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, खाना पीना इनके फ्री, हर चीज इनको हुकूमत की तरफ से मिल रही है। ये अवाम के दर्द को, दुख को क्या समझेंगे। अच्छा, रही बात ये कि कर्जे में डूबा हुआ है मुल्क ना, यान भाई मुझे ये बताइए, ये अपनी जायदादें क्यों नहीं बेचते? नहीं, मुल्क कर्जे में डूबा हुआ है ना। अब एक बात है, अब हमारा कोई भाई या बहन किसी कर्ज में डूबा होगा तो हम 4 घंटे मिल करना। वाह 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 अस्मा, जबरदस्त, वाह वाह, क्या बात है कि अपना कोई बहन भाई कर्जे में डूबो तो हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं। वाह अस्मा, क्या बात है। परेशानी में है तो हम लोग वो जो सबसे नीचे तबके का बहन भाई होगा ना, अब वो क्या कहेगा कि भाई बहन में इस परेशानी में है, प्लीज मेरा ख्याल करो। कर सकते हो, बिल्कुल, बिल्कुल। कर सकते तो प्लीज आप करें। तो क्या करेंगे सारे एकत्र। मेरी आपकी इतनी तफसील से बात सुनिएगा, मैं आगे भी बहुत बातें करने वाली, जो मेरी दिल की बातें हैं, मैं कहीं भी नहीं कर सकती। मुझे लाइफ कोई भी नहीं मिलता, खुदा गवाह मुझे बुलाए, आप चैनल पे बुलाए, मैं यहाँ बैठ के इनके सामने बात करूँ, तो मेरा लहजा तर्क हो जाता है। ठीक है, अच्छा वो क्या करेंगे, मिलकर वो बहन को उसको सपोर्ट करेंगे। भाई आपका मुल्क है, आपने यहाँ पैदा हो, आपकी नेशनलिटी है, आपने यहाँ से कमा के बाहर आपने नेक्स्ट किया है, आपके बच्चे यहाँ पले बने, आप लोग यहाँ की ये मट्टी आप लोगों की है। ठीक है, वो चले गए बेचारे जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, उनके बीवी बच्चे बीवियां बेवा हुए, माँ बेचारी महरूम हुई औलादों से, वो चले गए। अल्लाह उनको दर्जात बुलंद करे, वो हमें मुल्क देकर चले गए। पर हमने इस मुल्क के साथ कभी, रेहान भाई आप बताइए हम लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग क्या कर, हम लोग नहीं कर रहे ना, हम लोगों ने कर्जा लिया ना, हम लोगों ने खाया ना, हमें पता है कहाँ से लेते, कैसे देते, क्या करते। ठीक है, लेकिन हम दे रहे हैं, लिया इन लोगों ने, दे हम रहे हैं, हम और पक्का दे रहे हैं। ठीक है भाई, आप लोग एक काम करें, रेहान भाई प्लीज आला हुकाम तक आप मेरी ये बात पहुंचाए, प्लीज मेरी ये वॉइस उनको सुनाइएगा, प्लीज सुनाइएगा। ठीक है, आप जब ईमान में बैठेंगे ना, आप प्लीज मेरी ये वॉइस सभी से सिर्फ एक क्लिप ले जाइए, इसी बात का उनको बोले। ये एक हमारी एक अवाम में से बोली है, वो ये कह रही है कि आप लोगों को अल्लाह रसूल का वास्ता है, आप लोग अपने बच्चों का वास्ता है, अपनी बाहर की जायदादें बेचे, अपने मुल्क की जायदादें बेचे और हमारे मुल्क को कर्ज से निकाले। क्यों? मैंने आपको छोटी सी बहन भाई वाली मिसाल दी ना, ये मुल्क आपका है, मतलब उनका है जिन लोगों ने खाया है। मैं आपको नहीं करी ध्यान भाई, जिन लोगों ने मुल्क को खाया ना और खा रहे अभी तक खा रहे, ये मुल्क खाने के लिए आए, ये तिजोरियां भरने के लिए आए, अपने बच्चों को शहाना खर्चियां देने के लिए आए। ठीक है, ये बनते हैं मलका एलिजबेथ, वो मलका है, उनका नाम मलका क्यों रखा गया? वो इंसाफ पसंद थी, वो मरी भी है तो उनके आप देखे शहाना मौत थी, आप देखे तो सही ना, क्यों? तो उन्होंने अच्छे काम किए, लोग पीछे उनकी आवाम रो रही है। अस्मा, आपका बिल आया, अभी अस्मा का जवाब देते, मैं अस्मा से बात करूंगा। हेलो, अपनी तरफ आती हूँ। हाँ अस्मा, मेरी बात सुनो। जी जी, मैं ये पूछ रही थी कि आप जिस तरह बात करते हो कि लोग इतना परेशान हो रहे हैं, आप ऑफ कोर्स एक आवाज बने हो, तो आपसे रेहान भाई कोई बात करना चाह रहे हैं, जरा मैं देख रही हूँ। मैं थोड़ी सी चीज बता दूं। हाँ, ये जो आपकी बात है कि बाहर की जायदादें भेजनी चाहिए, जिन लोगों के पास बाहर जिन्होंने एसेट्स बनाए हुए हैं, इसमें बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ कि ये होना चाहिए फौरी तौर पर। लेकिन जब जो आपने मलका ब्रितानिया की बात की है, तो मैं सिर्फ थोड़ा सा आपकी मालूमात के लिए ऐड कर दूं, ये वो लोग थे कि जिन्होंने हम पर हमला किया, हम पे 200 साल से ज़्यादा हुकूमत की, हमारे आज़ादी के तहरीक चलाने वाले लोगों को तोपों के दहानों पे बांध कर उड़ाया गया। इनके ताज में आज तक जो हीरे लगे हुए हैं, जवाहरात लगे हुए हैं, वो हमारे मुल्क से लूटे हुए लगे हुए हैं। इस खित्ता ज़मीन जिसको ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, यहां से लूट के ले जाते रहे। इन्होंने कोई इंसाफ नहीं किया, इन्होंने अपने लोगों के लिए अच्छा किया, अपने लोगों को वेल ऑफ किया। एक बात, ये थोड़ी तारीख की बात है ना, ये कोई अच्छा नहीं किया ब्रितानवी साम्राज्य ने हमें बर्बाद किया। जहां पर अच्छे काम किए नहीं, मैं थोड़ा सा इस्लाह कर दूं ना, इन्होंने कोई इंसाफ नहीं किया, इन्होंने इस बर्र-ए-सगीर को लूटा है, हमारे लोगों को लाखों की तादाद में मारा है, और अपने ही हमनवा लोगों को पाकिस्तान बनाने के बाद जो पॉलिटिकल एलीट है, जो रूलिंग एलीट है, पाकिस्तान के 90% हुक्मरानी करने वाले लोग इन्हीं के ताबेदार लोग हैं, क्योंकि इनके दादा परदादा लकड़ दादा वो लोग थे अमूमी तौर पर जो ब्रिटिश साम्राज्य से मराद लेते थे, मुजाहिदीन को मरवाते थे, तहरीक आजादी चलाने वाले लोगों की मुखबरियां करते थे, और 90% 80% वही लोग हैं। ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। अंग्रेज तो कोशिश करता है कि 200 साल 300 साल का प्लान बनाए, वो प्लान बना के चलेगा। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट,
100% मुत्तफिक हूँ कि जिन लोगों की जायदादें हैं बाहर, असमा, बहुत उसको- शुक्रिया। आप सुने, रेहान भाई की जी, सुनेगा, ये बहुत बात शुक्रिया, आपकी दुरुस्त thank you। है। बहुत शुक्रिया ये मेरे मैं बच्चे ये की कह रहा हूँ बात- कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिन लोगों ने अपने एसेट्स बनाए हुए, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। उसको अपने एसेट्स लाने चाहिए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट फिजिबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, ताकि ना सिर्फ वो लोग लेकर आए बल्कि पाकिस्तान के अंदर दीगर तमाम लोग। ऐसा क्यों है कि जो पाकिस्तान पर के इख्तिदार के कॉरिडोर्स में, पावर कॉरिडोर्स में रहे हैं, वो पाकिस्तान को रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट होते होते छोड़कर चले जाते जी। हैं, और अपना पूरा घर बार बसाया हुआ होता है उन्होंने बाहर, क्योंकि उन्होंने ये किया ही इसीलिए है। ये तो टेम्परेरी जगह रखी हुई है अनफॉर्चुनेटली। एक और चीज इन्होंने कही, मेरी मालूमात ये है, देखें मेरा फर्ज बनता है कि मैं वो चीज निशानदही कर दूं जो किसी गलत सिमत पे जारी हो, चाहे किसी के बारे में भी हो। मेरी मालूमात के मुताबिक चाहे जरदारी साहब हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो कोई और हो, किसी के घर की बिजली गालिबन फ्री नहीं है, किसी के घर की गैस फ्री नहीं है। वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में शायद वो नादहिंदा हो, ये उन्होंने बिल अदा ना किए हों, लेकिन जो गवर्नमेंट की प्रीमिसेस होती हैं, या प्राइम मिनिस्टर हाउस है, गवर्नर हाउस है, या आपका जो सेक्रेटरीट्स है, या मिनिस्टर इनक्लेव्स हैं, यहाँ पर बिजली गवर्नमेंट जो है वो अफोर्ड करती है। जो इनको रेजिडेंशियल हाउसेज है इसमें नहीं होता। ये मिसकंसेप्शन है, ये इसको ख़त्म भी होना चाहिए। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बहुत सारा पर्क्स एंड प्रिविलेज है, उन पर्क्स एंड प्रिविलेज को रिड्यूस होना चाहिए, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीड्स हो। इनके जो पर्क्स हैं वो रिड्यूस नहीं होंगे तो आपका बोझ आम लोगों पर आता रहेगा। फिर मैं वो बात रिपीट करूंगा, कराची रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कराची के लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो नादहिंदा होने की वजह से जो गर्दिशी कर्जा डेवलप हुआ है वो कराची के लोगों पर मुसल्लत है, कराची के लोगों के ऊपर बिल के जरिए मुसल्लत हो रहा है, वो खत्म होना चाहिए। कराची के आम आदमी, वर्किंग क्लास जिस तरह टैक्स देता है, वो टैक्स नेट एक्सपेंड होना चाहिए। वो एग्रीकल्चरल टैक्सेस पे भी, और सारे सब पे नहीं, दरमियाने और छोटे जमींदारों पे भी नहीं होना चाहिए। ये उन पर लगना चाहिए जिनकी माहाना आमदनी करोड़ से ज्यादा है, और करोड़ से ज्यादा आमदनी लेने के बावजूद भी वो टैक्सेस नहीं देते उस तरह जिस तरह वर्किंग क्लास देता है टैक्स। तो वो टैक्स एक्सपेंशन होना चाहिए, क्योंकि एक आम हारी हो या जमींदार हो या छोटा जमींदार हो, वो भी बेचारा आइडिया बुरा नहीं है कि टैक्स देने के भी एक वो होता है। हमारे तो वैसे ना भी वो करो, क्योंकि बिलों की सूरत में, मोबाइल की सूरत में, पानी की मशीन की जो भी बिल्स आते हैं उसमें लग जाता है। ऑफ कोर्स वो आपको देना है, क्योंकि आपने जिंदगी। एक बात आपने कही कि वो बहुत ज़ाहिर टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती है कि भाई पहले जो है उन लोगों ने हमारे ऊपर इस तरह यलगार की और हमें लूटा, ये किया, लेकिन अब तो लूटने की जरूरत नहीं है, हम खुद लूटने के लिए तैयार हैं। हमने अपनी बहुत सारी जगहें गिरवी रख दी हैं। हमारे सोने की कान, हमारे मुल्क में क्या कमी है, सोने की कानें हैं, मिनरल्स हैं, अब हमने खुद गिरवी रख के बोला आओ लूट लो। तो अब उसका कोई भी वो मैं कहूँगी कि हमें समझ में नहीं आती, इतना कुछ निकलने के बावजूद हम मकरूज क्यों हैं, आपके पास कोई भी सोल्यूशन क्यों नहीं आ रहा। डे बाय डे डॉलर बढ़ता चला जा रहा है। एक कहीं लगता हो हमें इतने सालों में कि यार ये चीज़ अब हमारी ज़रा सा हम लोग स्टेबल हो गए, स्टेबल कहीं नहीं हो गए। और ये जुमले हम सुन सुन के अपने जो भी वजीर आला आता है वो ये कहता है कि बस इस बार मैं मांगने चला गया, अगली बार नहीं जाऊंगा। मुझे समझ में नहीं आती, अगर इनके अपने इतने महलात हैं, उनकी बड़ी बड़ी हवेलियां जो ख़त्म नहीं होती। जब वीडियोस देखती हूँ मैं हैरान होती हूँ कि वजीर आला की घर की जो है एरिया इतना बड़ा है, जिसमें पूल है, ये है, वो है, वो है। इनके दिल कितने बड़े हैं, जब अपना मुल्क बाल बाल कर्जा भरा हुआ है। आप लोगों के इतने बड़े बड़े घर होते कैसे हैं, आप लोग इस घर में रहते कैसे हो। आपके अवाम बिलक बिलक के वो बच्चे सोचें जो एक छोटे से घर में जिसकी लाइट भी पीले रंग की जल रही है, 4-4 बच्चे हैं, उनके मियाँ बीवी एक वक्त खाते हैं, दूसरे वक्त उनकी क्या खैर नहीं लगती होगी। हमारे पैगंबर जो हजरत उमर फारूक, उन्होंने क्या कहा था कि मैं अगर गली का कुत्ता भी मर जाए तो उसका भी मैं जिम्मेदार हूँ। वो फीलिंग मैं कहती हूँ आप लोगों की कहाँ से आती है, कहाँ से आप सोने के नल बाथरूम में लगवा लेते हैं, कहाँ से आपके इतने बड़े बड़े महलात बन जाते हैं, आप सुकून की नींद कैसे आती है आपको। आप लोग, मुझे वो कल एक लेडी की बात याद आ गई कि मेरी बेटे को फिट्स पड़ते हैं, मेरा बिजली का बिल 15,000 है, मैं बच्चे की दवाई लूँ, रोए जा रही, कह रही मैं
दालें और ये चीज़ें लेते हुए मैंने वो चीज़ें नहीं ली, मैंने सब्जी नहीं ले पाई, इतनी महंगी चीज़ें, मैं ऑयल चीनी, वो रो के वो किचन में खड़ी हुई रो रही थी कि आप सोचें कि वो एक बंदी जिसका एक कहती है मेरा एक थोड़ा सा एक हिसाब किताब था, वो मेरा सारा डिस्टर्ब हो गया, मेरा बच्चे को फिट्स पड़ते, मैं दवाइयाँ कहाँ से लाऊं। तो इन सब की वो उसके अल्फाज है, मेरे अल्फाज नहीं है, मैं अपनी रोजी पे बैठी, उसने कहा कि ये कब्र का अजाब क्या भूल गए हैं, क्या इनसे सवाल नहीं किया जाएगा, ये कैसे भूल गए। ऐसा ही होगा आपको, ये शेर हर बंदे के दिल पे, मेरे ख्याल में हर बंदा ये कहता है कि एक वक्त होगा ना आपको अमीरी ना गरीबी आएगी, फिर हम कहेंगे जब आप आप कब्रिस्तान में कहते रोज जाएं, आईसीयू रोज जाएं, आपको पता चलेगा एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, नहीं पता चलता बराबर में कौन है, लेकिन अब तो आपको सब पता है कि हमारे बराबर में कौन है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे साथ क्या। आप किस तरीके से अपने दिल को मुतमईन करते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। हम जरा सा भी यकीन करें, मिडिल क्लास पड़ोस में भी कोई मर जाता है ना, उसके साथ भी बराबर में खड़े हो जाते हैं कि ये पता नहीं अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता। जब आपको पता है कि आवाम इतनी गरीब है, मिडिल क्लास सफ़ेद पोश, उसके लिए आप ऐसे बमबारी बिलों की सूरत में सरप्राइज कर देते हैं। कुछ तो सोच लें, कुछ तो रहम कर लें, थोड़ा सा रहम कर लें। रेहान भाई जाते जाते क्या मैसेज देंगे अपनी आवाम को? सब कुछ आवाम के लिए, इसलिए आवाम का मैसेज कम से कम इस बात से मुतमईन रहना चाहिए कि आपके जो ग्रीवियंस हैं वही तमाम चीज़ें कराची की नुमाइंदगी करने वाले लोग भी सह रहे हैं और उसको बर वक्त एड्रेस करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस दुख के साथ, इस दर्द के साथ कि जिसके बहुत सारी चीज़ों के बारे में शायद आपके नाज़रीन को नहीं पता हो, जिस तरह के मैंने गर्दिशी कर्ज़ों के हवाले से बताया, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के हवाले से बताया, ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से हम पे बराह रास्त बोझ आ रहा है। हम बिलखसूस कराची के हवाले से और अर्बन एरियाज़ के हवाले से और बिलअमूम पाकिस्तान के आम लोगों के हवाले से जो बेहतर तरीक़ाकार पॉलिसी मेकिंग की बात होती है वो कर रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, 5 साल 10 साल मनसूबा होना चाहिए। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी, मुस्तहकम हुकूमत नहीं होगी, तो ना तो यहाँ पर कोई बैरून मुल्क से पैसा लेकर सरमायाकारी करने के लिए आने को तैयार होगा, ना यहाँ पर ना पाकिस्तान में रहने वाले लोग पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार होंगे। तो हम सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि हम मिलकर कम अज़ कम अमन व अमान के क़याम को मुमकिन बनाएं और जो असल मौज़ूआत हैं, जो असल वजूहात हैं, उसके बारे में इल्म होना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन में आदमी बहुत सारी चीज़ें बोल रहा होता है, लेकिन बोलते वक्त वो तमाम स्टैटिस्टिक्स, शुमारियात, वजूहात का इल्म होना ज़रूरी है, क्योंकि कराची वाले आम लोग नहीं है, कराची वाले पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोग जब भी बात करते हैं तो उनको वो लॉजिक्स से बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स से बात करते हैं। तो एमकेएम के पास वो स्टैटिस्टिक्स हैं और उसी बुनियाद के ऊपर एमकेएम कराची का मुकदमा लड़ रही है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये जो आवाम ऑफ कोर्स बहुत प्यारा मैसेज मेरे भाई ने दिया, और आवाम बिल्कुल फ्रस्ट्रेट ना हो, और बिजली के बिल हैं वो तो आपको भरने हैं, आपने कहीं नहीं जाना। और जब कोई दूसरी हुकूमत आती है तो जो उसकी अपोजिशन है वो खड़े हो के स्पीचेस करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, और उनको भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, अपोजिशन को बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। और आप लोगों ने बिल्कुल एग्रेसिव नहीं होना है, बिल तो आपको भरने हैं, क्योंकि अब तो आवाम नहीं बोलेगी। पहले मैं बोल रही थी अब तो आवाम बोलेगी, अब नहीं बोलेगी। लेकिन मैं एक बात कहूं कि अब आप लोगों ने खुद सोचना है। टेक अ ब्रेक, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में हाजिर है, और ये है सबीज किचन, और बनता है यहाँ खाना, और वो भी बहुत मज़ेदार और झटपट। और हमारे साथ एवरी मंडे हमारे साथ होती है शेफ रेहाना दिल से लगाना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड गुड, कैसी हैं? फर्स्ट क्लास। जी, अच्छा जी, आज क्या बन रही है बताओ? अच्छा, आज हम बना रहे हैं सभी चिकन फजीता मायो रैप्स।
चिकन फजीता मायो राइस और बहुत रैप्स। अच्छा सॉरी रैप्स। अच्छा मेरे जहन में बार बार राइस राइस चल रहा है तो बार बार कह रही थी रैप्स बोलो। ओके जी, आज जो ये बनेगा इसके इंग्रेडिएंट्स मैं देख रही हूँ, वेज भी है, चिकन भी है और नॉर्मल स्पाइस है, लेकिन मैं चाहूंगी आप पहले इंग्रेडिएंट्स बता दो जानी, उसके बाद आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के? शेफ रेहाना आपके साथ इधर है। आ जाओ इधर आ जाओ। ओके गुड। आज हम चिकन फजीता रैप्स बना रहे हैं। उसके लिए जिन चीज़ों की हमें नीड है, यहाँ पे जो है आपको बोनलेस चिकन चाहिए हाफ kg, और इसके इस तरह से जो है आपने स्ट्रिप्स बना लेने, ठीक है। और इसी तरह से देखें यहाँ पर ये जो है तमाम वेजेस को भी इसी तरह आपने जूलियन कटिंग कर लेना है, और जो है चिकन को भी आपने जूलियन कटिंग कर लेना है। यहाँ पे चिकन है मेरे पास बोनलेस हाफ kg, इसके साथ ही आपने 2 मीडियम या 1 जो है लार्ज शिमला ले लेनी है, कैप्सिकम लेनी है, 1 जो है टमाटोज लेना है, इसको भी आपने इस तरह से जूलियन कटिंग करना है, इसके जो है सीड्स जो है रिमूव कर देने, ठीक है। साथ ही हमने इसी तरह से जो है सेम जो है अनियन ली है, और इसमें जाएंगे जो स्पाइसेस, तो वो यहाँ पर मेरे पास है सॉल्ट जाएगा, इसमें हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून जो है रेड चिली पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून इसमें जो है ब्लैक क्रश जो है ब्लैक पेपर जाएगी, 1 टीस्पून ही इसमें जो है हम गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। इसके साथ जो है हाफ टी स्पून जो है इसमें क्यूमिन सीड्स यानी कि सफ़ेद जीरा जाएगा, ठीक है, जो नॉर्मल हमारे घरों में होता है। और यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून जो है रोजमेरी लिया है, आप इसमें ऑरिगेनो को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी इटालियन हाथ ले सकते हैं, ऑरिगेनो और जो है रोजमेरी। अच्छा, साथ में जो है हमें इसमें लेमन जाएगा, इसमें अगर आप चाहें तो इसमें योगर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो योगर्ट अगर आप यूज करें तो आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून योगर्ट लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लेमन डालेंगे जी, अच्छा देखिए हमने चिकन को बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छी जल्दी बन जाएंगी फटाफट, बहुत ही थिन से स्लाइसेस हैं, और ये जूलियन कटिंग में कटी मैं सही आगे जी इसको हम डालना शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हमने जो है लेमन इसमें स्क्वीज करेंगे हम, ठीक है। इसके सीड्स मैंने रिमूव कर दिए थे, आपने अच्छे से इसको लेमन से उसी तरह बना रही हो ना जिस तरह मैंने आपको सिखाया था। जी 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 जी, जो कल आपने मुझे रेसिपी शाम में मैं जब आई थी ना आपके घर, जब आपने मुझे ये सिखाई थी तो मैंने कहा था सभी नहीं आप भूल गई, मैं आपके घर आई थी, मैंने आपको पूरा सिखाया था, फिर आपने बनाया था जी, तो फिर मैंने कहा था मैं यही बना मैं दुनिया को बना रही हूँ अपने नाजरीन को। जी आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं अगर आप भी इस मॉर्निंग शो का हिस्सा बनना चाहें। अगर आप अच्छी शेफ हैं, अच्छी कुकिंग करती हैं, आप ब्यूटिशियन हैं और आपके अंदर कोई भी स्किल्स है, फैशन डिजाइनर है, कुछ भी आपको आता है, देन ज्वाइन विद अस 0315824870 और इसके कोई चार्जेस नहीं है, जस्ट ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपने आना है किसमें, वीनस एचडीटीवी चैनल पे गुड मॉर्निंग विद सभी में। अच्छा जी, सभी हम स्पाइस डालेंगे तमाम स्पाइसेस में एक साथ, इसमें गार्लिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, क्यूमिन सीड्स और ऑरिगेनो, सॉरी मैंने यहाँ जो है रोजमेरी का इस्तेमाल किए। ये तमाम स्पाइसेस जो है आपने यहाँ इसमें ऐड कर देने। अच्छा, ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा गार्लिक पाउडर अलग से रखा है, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि ये मुझे अपने सॉस के लिए चाहिए। ठीक है जी, अभी सॉस बनाएंगे। स्पाइसेस को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, मिक्स करना है। थोड़ा सा हम इसमें 1 टेबल स्पून जो है ऑयल शामिल करेंगे। डन हो गया, ठीक है, ये तमाम स्पाइसेस के साथ। अच्छा, यहाँ तो हम इसको राइट अवे बनाएंगे, लेकिन आप लोग इसको क्या करेंगे कि पहले से रख देंगे तो जरा सा अच्छा सा मैरिनेशन का टाइम दीजिएगा। हनी आप साइड आ जाओ, अपनी जो चीजें यहाँ करीब कर लो ताकि तुम्हें आसानी हो। इस साइड आ जाओ क्योंकि फ्लेम इस साइड है। आ जाओ जी, हम इधर उधर दोनों बहनें होते रहते हैं। चलो खैर, ये आपका ये जो चीजें आपको चाहिए वो आप करीब कर लें, सॉसेस वगैरह भी। यहाँ पर ये देखिए अच्छे से अपने स्पाइसेस को इसमें मिक्स करना है, बस हम डालेंगे, बस डायरेक्ट जी। अच्छा, ऑयल और तो नहीं डालना? ऑयल थोड़ा सा हम डालेंगे, थोड़ा सा ये जी। अच्छा नाज़रीन, अभी ये जब तक ये जो होगा तो मैं आज आपको अपने मॉर्निंग शो में डेली में एक आपको होम रेमेडी बताया करूंगी, किचन से रेलेवेंट, आपकी ब्यूटी से रेलेवेंट, तो वो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। जैसे आज मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा वेट करें, पहले देखते हैं रेहाना क्या बता रही है। रेहाना बताओ जी। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जो है, स्लो कर दो, बहुत ज़्यादा वो धुआं हो जाएगा, फिर हम कहेंगे धुआं कहाँ से उठ रहा है। ओके, अगर ऑयल ज्यादा गर्म है तो थोड़ा सा हटा दें। हाँ, बहुत ज्यादा फिर एकदम जल्दी से हम इसमें जो है तमाम स्पाइसेस को जो है मिक्स करेंगे और ये बहुत जल्दी से बन जाती है ये रेसिपी भी क्विक। चलें, जब डाल दें इसको जरा, इससे क्या टाइम हमारा फिर बच जाएगा। ये जो है हमने राइट अवे सब कुछ डाला है बट डायरेक्ट हो गया। बेहतरीन बेहतरीन, वाह वाह।
इसको कितनी देर लगेगी? ये विद इन 3 to 4 मिनट्स में ये रेडी हो तो जाएगी। मैं बात कर लूँ, इजाजत है? जी, जी। ओके, हम बात करेंगे आपके, अभी ये जो है ना इसमें प्याज रखा हुआ है। अगर आपके बालों की वाइटनेस हो रही है या बाल झड़ रहे हैं तो सबसे आसान इसकी रेमेडी है, बहुत आसान। आपने इस का जो है जैसे ये एक छोटी गड्डी है, ये एक ली, अच्छा इस आप बड़ी ले लें छोटी, अब इसके 4 टुकड़े करके एक प्याला है उसमें डाल के आप सारी रात भिगो दें और सुबह इसको छान लें और इस पानी को स्प्रे बॉटल में डाल दें। और जब भी आप अपने सर को वॉश करें धुले हुए सर पे, ऐसा नहीं कि ऑयल लगा हुआ है या आप गंदा हो रहा है, ऐसा नहीं, आपके बाल बिल्कुल क्लीन हो, ड्राई, उसके बाद ड्राई हो, उसके बाद आप अपनी जड़ों को डिवाइड करें और उसका स्प्रे करके आप इसको मसाज करो। और अगर नहीं स्प्रे में प्रॉब्लम हो रही है तो आप किसी कटोरी में पानी रखें और मैं तो फिंगर से ऐसे करके हल्का हल्का, जोर जोर से नहीं, हल्का हल्का मसाज करें जड़ों के अंदर, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके बालों के अंदर थिकनेस भी आएगी, यानी कि घने भी होंगे और आपके बाल जो है सबसे इम्पोर्टेंट झड़ना रुक जाएगा। तो ये बेहतरीन है। उसके बाद इंशाल्लाह मैं हर मॉर्निंग शो के अपने किचन सेगमेंट में रेलेवेंट टू किचन से जो चीज़ें होंगी मैं आपको गा बगा बताती रहूँगी। नेक्स्ट आपको बताऊँगी इसके प्याज के छिलके भी बड़े अहम होते हैं, लेकिन वो कल इंशाल्लाह ताला। चले जी, हमारे मेरे ख्याल में इसको हो रहा है तो हम दूसरी तरफ चल रहे हैं। अब जो है हमने इसको 1 से 2 मिनट तक आपने इसको अच्छे से ओके स्टर फ्राई करना है, क्योंकि मुझे दे दो, देखो। बहुत थिनली, बस ये हम सारी अच्छा, चीजें ऐड करनी है। ओके, हमने बहुत थिनली जो है ये चिकन के पार्चे बनवाए थे और उसके बाद इसको इसमें हमने जूलियन कटिंग कर लिया, तो इसको बहुत कम टाइम लगेगा। साथ ही हाफ तो यहाँ डन हो गई, हाफ ये जो है इसके साथ डन हो जाएगी। अपने ठीक है? अनियन, अब ये अनियन शिमला हमने मिर्च, इसमें ऐड करने, कैप्सिकम और टोमेटो, जबरदस्त सारी चीजें जो है हम इसमें ऐड कर। थोड़ा सा इसको हम रोक के डालेंगे। ओके, 1-2 जो है हमने इसको अच्छा सा मिक्स वाह करना वाह, है। जबरदस्त, देखिए अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई सभी इसकी, बहुत प्यारा, जबरदस्त। नहीं बहुत अच्छा है, लाइट सा है और ज़्यादा। बहुत क्विक है। आप ये टी टाइम में भी बना सकते हो, आप जो है बच्चों के लंच के लिए भी बना के दे सकते Good हो हो। गया आप जी। इसको रात को रेडी करके रख लें, सुबह आप जो है शवरमा ब्रेड जो होती है, पीटा ब्रेड, आप उसको लेंगे और जो है आपने उसको टोस्ट कर देना है और फिर हम इसकी समलिंग करेंगे। ठीक है, ओके, ये देखें विद इन 5 मिनट्स में आपकी ये जो है डिश रेडी हो जाएगी। अच्छा इसको भी रखना नहीं, बस ऐसे पकाते रहना है। बस इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा ला मैं करूँ, आप दूसरा बस देखो। अब हम क्या करते हैं, ओके। यहाँ पर हमने लिया है सभी ये। अच्छा नहीं, मैं उस अलग साइड जा से- रही हूँ, आप इधर ओके। आप इस साइड आ जाओ ठीक है, ताकि लाइन इजी दे है। दीजिए। हाँ, और ये आपको कुछ चीज़ चाहिए? बस मुझे ये ले। पीटा ब्रेड चाहिए, ये ले, और क्या चाहिए? बस प्लेट आपको चाहिए? ये देखिए शवरमा ब्रेड इस तरह से आप ले लीजिए। अगर आप चाहें तो घर में टॉर्टिलास बना सकते हैं, ओके। सिंपल सी पतली थोड़ा सा आगे होना गुरु। पतली ऐसे, चपातियां बना लें आप, तो उसके साथ भी आप इसके रैप्स बना सकते हैं। अदरवाइज आप ये जो है रेडीमेड आपको ये मिलती है पीटा ब्रेड, आप ये लेकर इसको जस्ट आपने हल्का सा इसको टोस्ट करना है, सेकना है, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का हल्का आपने इसको, क्योंकि ये ऑलरेडी कुक होती है। तो रहमान, तुम्हारी खांसी की आवाज़ इतनी खौफनाक क्यों है? ऐसे लग रहा है एक बंदा और गले में बैठा हुआ है, अल्लाह रहम करे। हैं? हैं? अरे तुम्हें गले का वायरल हो रहा है। लौंग जो है वो गले में, सॉरी गले के लिए बहुत अच्छी है। आप मुंह में रखा करें 2 लौंग, उसका रस निगले और उसके बाद कहवा पी ले या गर्म पानी, बहुत फायदा ये है। देखिए इस तरह से ये दूसरी हमने ले ली। अच्छा ये सब जस्ट ओनली, बस सिर्फ इसको हमने हल्का सा सेकना है। कच्ची नहीं होनी नहीं, चाहिए। ये कच्ची नहीं होती, मजा नहीं ये आएगा। ऑलरेडी ये पकी हुई है, ये बेक होती है। अच्छा फिर जरा हाँ। सा, हाँ जिस तरह पिज्जा की डो होती है ना, हाँ। हाफ डन होती है वो तो, लेकिन ये अच्छी खासी सिर्फ ये बेक हुई होती है। जस्ट आपने इसको हल्का सा टोस्ट करना है, ये कच्चा नहीं होता। ओके, ये रैप्स के लिए भी होती है, जबरदस्त, जी। क्विकली। अच्छा कोई ऑयल वगैरह भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही हो जाता है। डायरेक्ट मैंने हल्का सा 1 ड्रॉप डाल दिया था, अदरवाइज जरूरत नहीं होती इसकी। ठीक है, लाइट बंद कर दे, धुआं धुआं। जी। ये धुआं कहाँ से? ये हो गया। अच्छा जी, इसको अब आप थोड़ा सा ठंडा करोगे। अच्छा अब हम प्रेजेंटेशन रेडी कर रहे हैं, ठीक जी। है? ये आपको अच्छा चाहिए जी। यानी? हाँ, इसको यहाँ ले आओ, ये इसको बंद कर दो। बंद कर दें बस। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब भी हम लोग ये देखें presentation हमारी कर- जो है ये रेडी हो चुकी है। यहाँ पर ये Yes. चिकन
हनी ये आपने ये और ये vegetable कुछ के रखा साथ था, ये क्या करना है? ये सॉस? गार्लिक, हाँ अच्छा, ये देखिए मैंने थोड़ा सा हाफ टी स्पून जो है दिया गार्लिक था। पाउडर मैंने यहाँ पे अलग से लिया था, इसको हम यहाँ ये मायोनीज में ऐड करेंगे, तकरीबन 2 चुटकी, इसको हटा दीजिए बस। लाओ मैं चलाऊं। ये आप ना मुझसे इतना सारा काम करवा रही हैं, जी मैं क्या करूं? यस, ये गिर ना जाऊं मैं, अच्छा डर भी जी, लगता इसमें है। हमने अच्छा सा इसके अंदर एक गार्लिक का फ्लेवर आ जाएगा, मायो गार्लिक बन जाएगी आपकी ये। ठीक है, ठीक है ओके, आपने वो इसमें डाल दिया? जी। वाओ, थोड़ा सा आगे होना गुड़िया, अब स्क्रीन से ऐसे ओके। इसको आगे कर अच्छा, ऐसे। थोड़ा सा हमने, आप मुझे सैलेड लीव दीजिए। ओके, ये भी चाहिए आपको? जी। दैट्स गुड, माशाल्लाह बेहतरीन हो गया ना ये देखो। ये देखें, बस आपने इस तरह से सैलेड लीव्स रखने। वाह, कितना अच्छा लग रहा है यार, जबरदस्त। रेहाना हमारे साथ मौजूद है, और आपके ब्रांड का नाम है? ब्रावो केक्स मेरे ब्रांड का नाम है। पेज मेरा आप फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टा पर भी और जो है फेसबुक पर भी। ठीक है, ये देखिए कितनी जबरदस्त सी हमारी फ्रेश सब्जी है। इसको बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है हमें, क्योंकि वेजिटेबल को ना आपने बहुत ज्यादा कुक नहीं करना होता है, इसको आपने हाफ डन ही रखना होता है, अदरवाइज इसके अंदर जो इसकी अफादियत है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। हमने यहाँ पर इस तरह से ये, ठीक है, इसमें ये मायो ऐड करना है। वाह, ठीक है, साथ ही जो है हम इसमें ये चिली गार्लिक है, ठीक है, ये भी ऐड करेंगे हम इसमें। बहुत मज़े का ये रैप्स बनता है, आप जो है इसको स्नैक के तौर पे टी टाइम में ज़रूर बना के रख लें। बस जस्ट फीलिंग टी करें। टाइम अनवर भाई एक टी तैयार करें, हम इसी वक्त टी करेंगे जिस तरह की चीजें बन रही हैं। जी, ओके, ये देखें इस तरह। वाओ, आप चाहें तो यहाँ पे टूथपिक लगा सकते हाँ हैं हाँ इसमें। हाँ, लेकिन मेरे ठीक ख्याल है? में बेहतरीन हो गया। इस तरह करके। वाओ, जबरदस्त। एनीथिंग एल्स? हम एक और बना देते हैं नहीं नहीं, ये बस सही, काफी? एक बहुत है, एक बहुत ठीक है, है। एक बहुत है। थोड़ा सा, बस ठीक है। गुड हो गया। जी, ये अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, डोंट यू वरी, कोई मसला नहीं है। दैट्स गुड, ठीक है जी। ओके। ये मुझे दीजिए। और मैं चाहूंगी ये सॉस यहाँ रख दें या साइड पे लगा सॉस दें। नहीं, इसको सॉस को हम यहाँ रखते हैं। वाओ, जबरदस्त। ठीक है। हाँ, ओके। बेहतरीन भाई, बेहतरीन। माशाल्लाह, रेहाना देखिए जी। जबरदस्त। रेहाना, पहले आप अपना नंबर वगैरह भी बता दें, जो अगर जी। कोई आना चाहे। ब्रावो of course, केक्स जी। ऑफिशियल के नाम आपसे से order मेरा करवाना पेज है, और Yes. कस्टमाइज केक पर हम लोग काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर तरह के जो है ऑर्डर्स जो है आप हमें हमारे पेज पे दे सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। 0335 299 1181 मेरा नंबर है। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अदरवाइज पेज पर आप आके हमारा पेज विजिट कीजिए, और वहाँ जो है आप हमारे केक्स देखिए। ब्राउनीज के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आते हैं सभी मुझे मोस्टली, और फज ब्राउनीज के ऑर्डर हमारी जो है आजकल काफ़ी उस पर डिस्काउंट ऑफर है, तो आप लोग ज़रूर ऑर्डर कीजिए। नेक्स्ट और मंडे में जाऊंगी, आप ब्राउनी ना बन जाए बड़ी जबरदस्त। इंशाल्लाह, कुछ हम उसको, ये तो बनी हुई ले आए, फिर उसको डेकोरेट कर देते हैं। बता दीजिएगा कैसे बनी, चले इंशाल्लाह, क्योंकि करते जरा सा हैं उसकी कुछ। टाइम ड्यूरेशन अवन होगी। का हाँ, बड़ा वही ना, नहीं issue है। टाइम नहीं, ओवन की बात नहीं है, वो फिर टाइम ड्यूरेशन कवर कर लेंगे ना हम लोग। तो कुछ ठीक ऐसे है। कुछ मीठा कुछ करते हैं, मैं इससे चलें, डिस्कस करती चलें, हूँ। इंशाल्लाह। अच्छा रहना, वो आपकी वर्कशॉप हो रही थी क्लास में? हाँ इंशाल्लाह, हमारी वर्कशॉप हो चुकी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा, कैसा रहा? बहुत अच्छी वर्कशॉप हुई, और थैंक यू सो मच जो लोग इसका पार्ट बने, और थैंक यू मैं कहूँगी सर मेहदी को, जिन्होंने हमें जो है हमें जो है ज्वाइन किया। और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह जो है आगे कमिंग मंथ में हम लोग जो है उनकी क्लासेस करवा रहे हैं, तो आप लोग जरूर जो है वहाँ आ सकते हैं रंगूनवाला सेंटर। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रहना। और अच्छा इन्होंने बहुत, एक मैं चाहती हूँ जब कुछ अच्छा काम किया जाए उसको आगे फॉरवर्ड किया जाए। लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब। रहना, आपका आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुश आमदीद कहती है। और ये है ब्यूटी सेगमेंट और यहाँ पर परियां उतरी हैं आसमान से नीचे और ये अपने पापा की परियां हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ब्यूटिशियन मौजूद है और उनके साथ उनकी मॉडल ब्राइड्स भी मौजूद है। सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ सबको, पहले सबको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हूँ माँ, कैसी है नहीं? और जी यहाँ पर बड़ी प्यारी प्यारी मॉडल्स भी बैठी हैं। हाय, हाउ आर यू? गुड गुड। अच्छा जी, सबसे पहले ऑफ कोर्स यहाँ पर बैठी हैं हमारी बड़ी प्यारी प्यारी बहनें और वन बाय वन हम सबसे मिलवाते हैं। और मेरे राइट हैंड पर बैठी हैं यहाँ पर नाहिद फरीद और ये हरमैन ब्यूटी सैलून से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं नाहिद? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाहिद का एक्सपीरियंस मैक्सिमम 15 साल का है और ये बहुत माशाल्लाह सीनियर ब्यूटिशियन है। और नाहिद की ब्राइड जो है वो वाइट सिल्वर फ्रॉक में है ना? जी जी। सिल्वर फ्रॉक में जो ब्राइड है वो आप नाज़रीन देखिएगा, बड़ा प्यारा सा लुक इनका है। मॉडल्स की हर चीज़ इन्होंने बड़ी अच्छी प्रिपेयर की हुई है। लाइक उनका बैंड लगाया हुआ है, ड्रेस और फ्रॉक मुझे बहुत पसंद आया है। अभी अभी पूछूंगी कहाँ से लिया है इन्होंने बहुत प्यारा फ्रॉक, इनकी कलर कॉम्बिनेशन, मॉडल की मेकओवर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा सॉफ्ट टच है ड्रेस के साथ, अगर ये इसे वलीमा ब्राइड भी कह सकते हैं, लाइक एंगेजमेंट ब्राइड भी बहुत ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग। अच्छा जी नाहिद, ये बताएं कि ये 15 साल का एक्सपीरियंस लाइफ का कैसा रहा आपको? बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की और इन सब चीज़ों में मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि शादी के बाद तो ऐसा होता है, अगर वो मेरे अंदर कितनी भी सलाहियतें थी, अगर वो मेरे साथ सपोर्ट ना करते तो शायद कि इतनी आगे नहीं बढ़ती। अभी भी मुझे वही छोड़ के गए हैं। और ये कि मेरे को माशाल्लाह मैंने बहुत जगह जगह से सीख के और इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचे हैं कि अब माशाल्लाह क्लासें देती हूँ मैं एकेडमी में जाके क्लासें देती हूँ और हेयर स्टाइलिंग की, मेकअप की, हेयर कट की क्लासें वगैरह दे रही हूँ आजकल। तो माशाल्लाह अब उस लेवल से उतर गए कि हम सीखने के अमल से, वैसे सीखने का अमल तो कभी खत्म होता ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सीनियर हो गए, थोड़ा एक्सपर्टीज ज्यादा हो गई, अब दूसरों को सिखाते हैं आप, ऐसा है कि कह सकते हैं हम लोग। और ऑफ कोर्स अब तो ज्यादा से ज्यादा नई नई टेक्निक आ जाती हैं। जैसे पहले कुछ और तरीके से हेयर कलर था, अब रिबॉन्डिंग तो एक्सटेंस और पता नहीं क्या क्या चीजें मतलब आ गई हैं। पहले स्टिकिंग वगैरह, तो पहले लोग नॉर्मल कलर करवाते थे बालों को, कलर रिबॉन्डिंग एक लफ्ज था, अब एक्सटेंस हो, हेयर ट्रांसप्लांट और न्यू चीजें, हालांकि सब एक ही चीज है, स्ट्रेट हेयर। लेकिन वो नहीं, ऑफ कोर्स जैसे जैसे टेक्निक आती है, कुछ चीज नहीं आती है वो आपको फिर देखनी पड़ती है, सीखनी भी पड़ती है क्लासेस बड़ी लेवल की अटेम्प्ट करनी पड़ती हैं, तो वो इसलिए सीखा जाता है ताकि हमें कुछ नॉलेज आए और ये नॉलेज हम आगे ट्रांसफर करें। ऐसा ही है ना? जी जी। और आपको लाइफ का ये बेस्ट एक्सपीरियंस रहा? जी, मैं जैसे कि मुझे शौक था, एक मेरा पेशा है कि मुझे ब्यूटिशियन से लगाव था। इवन मैंने अपने एजुकेशन लेवल कभी और क्या कहते हैं फैशन डिजाइनिंग का भी मैंने किया, लेकिन मेरे को जो चूज किया ना मैंने ये शोभा चूज किया। क्या बात। अच्छा एक बात बताएं, वो मुझे कपिल शर्मा की बात है, वैसे आपने इतना कामयाबी की, आपको कभी सोचा था आप कपिल शर्मा में आएंगे? आपने कभी सोचा गुड मॉर्निंग विद सभी में आएंगी? नहीं बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं। और आप लोगों से भी बहुत हमें सराहनीय, आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि आप इस फील्ड में ना होकर भी आपने बहुत सारे ब्यूटिशियन को प्रमोट किया और उनको आगे तक पहुंचाया और पहुंचाने वाला छोड़ दिया, फिर नए बिगनर को लिया कि भाई इनको हमें आगे बढ़ाना है। हाँ, तो हम लोग ब्यूटिशियन नहीं है, लेकिन हम लोग आप लोगों को कामयाब देखना चाहते हैं। जी जी। और आपके इवेंट्स तो मैं समझती हूँ कोई छोड़ना ही नहीं चाहता, आप लोगों के जो इवेंट्स हाँ, जब हम करते हैं तो बहुत टाइम से करते हैं, लेकिन अच्छा करते हैं। लेट्स सी, लेकिन सब जो इवेंट वर्कशॉप्स हो रही हैं हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं और अक्सर इवेंट में मैं जाती भी हूँ, उनको अप्रिशिएट भी करती हूँ। लेट्स सी, आगे हमारे साथ है बहुत ही सीनियर, इनका 15 साल उनका 20 साल का एक्सपीरियंस, तो सोचे कितना एक्सपीरियंस एक लाइफ का होता है। और अपने प्रोफेशन को दिया जाए तो मिस हुमा यहाँ पर मौजूद है, हुमा मलिक और हुमा सैलून से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? मुझे लग रहा है कि छोटी नन्ही मुन्नी अम्मी ने ब्रश पकड़ा दिया लगता है नहीं, मैंने जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी तो सबसे पहले उसका रिजल्ट ही आने वाला था, तो मैंने कहा 2 मंथ क्यों मैं वेस्ट फ्री क्यों रहे। बिल्कुल। तो फिर मैंने जो है ना अपनी एजुकेशन रिजल्ट आने से पहले मैंने ब्यूटिशियन के कोर्स में एडमिशन ले लिया और माशाल्लाह मैंने सिंध बोर्ड का सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है। छोटी उम्र में मैंने किया था, मैं माशाल्लाह से 1+ आई थी उसमें। वाह। अच्छा, हुमा की ब्राइड माशाल्लाह यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, इसे हम वलीमा भी कह सकते हैं, ब्राइडल बारात की भी कह सकते हैं, और बड़े ज़बरदस्त स्टाइल। गुड़िया जरा से आइस क्लोज कीजिएगा, बहुत प्यारी लग रही है। इन्होंने ईच एंड एवरीथिंग, और थोड़ा सा दुपट्टा उस साइड कीजिएगा, थोड़ा हम ज्वेलरी भी देखें। आइए, ओके गुड हो गया। इनकी ज्वेलरी, इनकी मतलब वो जो शर्ट के साथ कॉम्बिनेशन, ये बहुत काउंटेबल है कि ज्वेलरी, ड्रेस
ईच एंड एवरीथिंग मैं देखूंगी कि कोई चीज़ की भी कमी नहीं है इन्होंने छोड़ी। एक प्रॉपर एक लगती है ना कि बारात या वलीमे की ब्राइड, वो वलीमे की ब्राइड, अच्छा वलीमे ने इसलिए पूछ नहीं, वो डिपेंड करता है। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट हो, वो आपको कोई पाबंदी नहीं है कोई, वो खास जैसे क्रिश्चियन ब्राइड में वाइट ही जरूरी है, वो लोग कभी चेंज नहीं करते, हम लोग चेंज कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारी यानी कि अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाती है। उमा आपने माशाल्लाह बड़ा प्यारा मेकओवर किया है, एक सॉफ्ट टच प्रेजेंट किया। तो बेसिकली क्लाइंट जब आपको कुछ कहता है कि ऐसा किया जाए, तो आप उनको सजेशन देते हैं कि ऐसा किया जाए, चेहरे का फीचर बड़ी काउंट करते हैं? जाहिर सी बात है कि जब लोग की सबसे पहले डिपेंड करता है उनकी फेस पे बेस, बेस बहुत अच्छा, और फिर फेस का कंटूरिंग होती है। गुड। कंटूरिंग जो होता है, मेरा कहना है कि कंटूरिंग तो पूरे फेस को चेंज कर देती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और फिर डिपेंड ऑफ आईज मेकअप। अच्छा, पूरे फेस पे आईज मेकअप जो है वो फायदे रहता अच्छा, है। अच्छा, सीनियर ब्यूटिशियन, मेरा मेकअप सही हुआ? आपका प्रोग्राम के हिसाब से तो ठीक हुआ है। अच्छा, प्रोग्राम के हिसाब से सही नहीं हुआ बेचारी आप ऐसा ब्लश वो कह भी ना सके, नहीं कुछ भी ना कहा कह भी गए, ये वो बात इन्होंने कही है कि कह भी रही हो और नहीं भी। यार मेरा दिल तोड़ दिया आपने उमा, इसी बात पर हम चाहते एक सॉन्ग जी, कुछ ब्यूटिशियन जो है वो उस नजर से देखती है, उस नजर से देखती हैं आप लोग। अभी जाते हुए मुझे कुछ टिप दे देना ना, 2-3, और मैं कुछ सीखना ही चाहूंगी। मैं तो सोची थी कि मैं आपको तैयार कर दूंगी, मैं तो 9 बजे से पहुंची हूँ यहाँ पर। लेकिन वो पॉसिबल है, अगर आप मुझे तैयार करती तो आपकी ब्राइड रह जाती? नहीं हो जाती। अच्छा, एक विश है सबकी कि हम यहाँ पर आए तो सभी का मेकओवर करें, लेकिन सभी नहीं करवाती, किसी भी ब्यूटिशियन को डिस्टर्ब नहीं करती है। मैं अपना मेकओवर वैसे खुद ही करती हूँ मेजोरिटी। अच्छा, लेट्स सी, हम लोग यहाँ पर जो है स्पेशल अभी सॉन्ग लगेगा और एक प्रेजेंटेशन हम देखना चाह रहे हैं इनकी। सबसे पहले नाहिद की, हम ब्राइड की, आप सिल्वर ड्रेस में आप खड़े हो जाओ, और हमारे साथ नाहिद फरीद और हरमैन सैलून से। तो मैं चाहूँगी सॉन्ग प्ले किया जाए, उसके बाद हम चाहेंगे कि ये ब्राइड जो है वो रैम वॉक करे।
क्या बात है। आज 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 अच्छा जी, हमारे साथ यहाँ पर नाहिद और हुमा मौजूद है। हुमा, एक बात बताएं, ऑफ कोर्स नई आने वाली ब्यूटिशियंस भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और सीखती भी हैं, तो अभी तक आपने जब बच्चियों को सिखाया तो आपको उनके अंदर क्या लगा कि वो जल्दबाजी कर रही हैं या अच्छा सीखना चाहती हैं? अभी जो मेरे सैलून में आती हैं कुछ तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती ठीक हैं, है। बहुत दिल लगा के सीख रही होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं बस सीखा अच्छा, और इतने शौक से नहीं। और बहुत ज़्यादा लड़कियों ने तो अपने भी पार्लर खोल लिए जो मेरे अच्छा। सैलून से सीख कर गई हैं। गुड। यानी कितने ये शौक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जी, जी। कितनी जल्दी पिकअप करते हैं। बस ऐसा ये है? कि बस आपके बस आप जैसा मेकअप आ जाए, आप जैसा मेकअप आ जाए। ओह, उसमें अब तो आपने टाइम यहाँ लगेगा। सिखाना कब है? आप जैसा, जी। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, ऐसा ही। हाँ, ऐसा ही है। ठीक है। नहीं नहीं, जी। अच्छा है। एक सीनियर ऑफ कोर्स आपका 20 ईयर, एक 20 जी। साल एक्सपीरियंस है, तो ऑफ कोर्स वो नजर भी आ रहा है आपका काम माशाल्लाह। जी। और मैं तो कहती कि यूं यूं लुक शुक देती है आप, ऐसे खड़ी हो गई, मैंने जैसे पीछे गन रखी हुई है, हैं? तो ऐसे जरा से यूं 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 करके बैठे, यूं करें, देखिए कितना अच्छा, आपकी बहुत प्यारी, अपनी कैरी बहुत अच्छा, यूं रखे, यूं रखिएगा, ये ओहो क्या बात है। रखे, दूसरा झुमका पकड़े, ये आपकी अभी अभी शादी हुई है ना, मुबारक हो आपको। 2 मंथ हैं। हंस रही है जी, कि 2 मंथ हो नहीं? गए। हाँ, ऐसे रखें, झुमका पकड़े, कितनी प्यारी। आपने तो अपनी शादी पे खूब लुक्स नहीं दिए थे, भूल गई है। वो मूवी वाला तो दूल्हे से ज्यादा तो वो पहले ऐसे देख कर लो, लेता है। वैसे कर लो, वैसे कर लो, वो परेशान कर देता है दुल्हन को। अच्छा जी, ये जो ड्रेसेस नहीं, हम आपसे मैं बात करूंगी, आपने बिल्कुल डिफरेंट कलर चूज किया है और बहुत प्यारा, बहुत सोफिस्टिकेटेड और अच्छा लग रहा है। तो ये जो कलर्स कॉम्बिनेशन फैमिली ऑफ कोर्स चूज करती है, उसके ऊपर क्या ड्रेस के ऊपर मेकअप बड़ा काउंट करता है कि नहीं? जी, उसके बिल्कुल। साथ कॉम्बिनेशन में जैसे ना एज कम है तो उसमें मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट लुक में मेकअप किया है। लाइट कलर होता है ना, तो उसमें जो अगर बंदा दुबला हो तो लाइट कलर में वो थोड़ा एनहांस हो जाता है, हाँ। और थोड़ा सा हेवी हो तो फिर डार्क कलर। तो मेरे को इस पे ऐसा लगा कि लाइट कलर ज्यादा सूट करेगा, नहीं, उसकी भी बॉडी बहुत- लैंग्वेज है मुझे ना, बहुत उसके हिसाब बहुत से। पसंद आया ये कलर, बहुत एक सॉफ्ट सा, एक हसीन सा कलर लग रहा है। और ये शादियों में जो है ना, हम लोग एक तो पहले ट्रेन होता था, एक हुमा क्या कहते हो, पहले क्या होता था कि रेड बारात में होगा, जी, जी। बहुत डार्क अनार कलर, उसके बाद वलीमे पे हरा या बहुत से नीला, जी, पैरोट ग्रीन दे हाँ, देते थे। ऐसे green ग्रीन कलर दे का देते बहुत थे। ज्यादा ना। जी, सी ग्रीन हो जाता था। बस वो एक ही कलर पर डार्क कलर हो कोई सभी अगले दिन का, अब ऐसे जो क्या? है चेंज हुआ है, तो बहुत बहुत variety- ज़्यादा चेंज हुआ है। अब तो रेड ड्रेस बना के रेड दुपट्टा ले लेते हैं, अच्छा, उसके पहले में एक और चीज होती थी बड़ी, सॉरी टू से बैठ, दुपट्टा बड़ा हैवी होता था। वो दुल्हन का सारा बेचारी ब्यूटिशियन मेकअप करे, दुपट्टा नहीं संभाला जाता था, वो इतना एक्स्ट्रा ओवर जिसे बोलते हैं उसके ऊपर काम होता था, उसका वजन इतना होता था कि दुल्हन की एक तो जूड़ा, फिर वो उसकी पिन्ने इतनी लगाने के बाद बैक कॉमिंग, सर नहीं उठता था। बहुत तकलीफ में होती अब तो थी। बहुत इजी हो गया मेकअप करना भी। और हम जो हेयर स्टाइलिंग करते पहले तो बैक कॉमिंग, अब तो एसेसरीज ऐसी आ गई हैं कि बस आपके कम बाल भी ना, एक्सटेंशन। और वो आप टेंशन उससे ने तो पूरी- जानी छोड़ दी है। अच्छा, नहीं, वो मेहनत भी करनी है। देखिए, आप एक्सटेंशन भी लगाएंगे तो उसमें आपके अंदर इतना टैलेंट होगा, वो आप लगाने क्रिएटिविटी की, हो, हाँ, क्रिएटिविटी हो कि आपके बाल बस ऐसे इसमें- बाल नहीं चिपकाने। हाँ, वो तो आपके ऐसा लगे कि हाँ ये भी बड़ी अब जैसे मैंने important ऐड की, लेकिन पता नहीं चल रहा वो बालों में। अच्छा। जी, ऐड हुई ओ तेरी खैर, वो हम कब से अच्छे खुश हो रहे हैं हम, बच्ची के बाल कितने नहीं, अच्छे। अपने भी अच्छे होते हैं, लेकिन क्या कनेक्टिविटी ये हम इस तरह जरूरी करें कि आपकी रियलिटी आए ना वो, हाँ, तो ये हाँ। आपका है कि आपका जो काम है नहीं नहीं, दिखना बिल्कुल, चाहिए। ये बड़ी काउंटेबल है कि हम लोग कोई चीज़ अगर आ भी रही है हमारे लिए, ये छोटे छोटे प्रॉप्स के तौर पे, लेकिन हम उसका यूज़ भी आना चाहिए। और पहले ही होता था बहुत हैवी जूड़े, या अक्सर मैंने शादियों में कजिन्स भाभी है ना, वो जूड़े बहुत बनवाती थी और लाइन पूरी फैमिली की सैलून में लगी होती थी कि वो हाथ से, लेकिन अब बहुत ईजीएस्ट है, बने बनाए जो है वो थोड़ा Fix एक्सपेंसिव कर होते देते हैं, वो फौरन उसको सेटअप करते हैं, उसमें उनका भी टाइम बच जाता है, और वो भी ब्राइड ब्यूटिशियन जो क्लाइंट आ रहा है वो भी स्ट्रेसफुल नहीं होता। अच्छा, आई मेकओवर में अक्सर शेड्स, अब बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, और आप लोग मुझे बताइए, लोग जो ब्रांड्स एक्सपायरी भी यूज़ करते हैं, तो क्या एक्सपायरी यूज़ करते हैं कि नहीं करते? नहीं चेंज करना होता है? मुझे तो ये नहीं पता कि सैलून में अच्छा, ठीक इस्तेमाल है। करें, लेकिन हमारी तो ब्रांड काशिश की भी होती है, ठीक है, क्रिस्टीन सब की ब्रांड्स भी को होती यूज़ है। करते हैं मिक्स। मैंने तो चेरिस की अभी इस्तेमाल की है, ओके, वहीं हमारी और आपकी मुलाकात हुई थी ठीक है। चेरिस से। वो जो भी ब्रांड आती है मैं उसको यूज़ करती हूँ, ओके। जिसकी जो चीज़ अच्छी लगती है तो उसको अप्लाई करती हूँ मैं ज़रूर।
बाकी जो नहीं मुझे अच्छी गलत लगती है ना ये भी तो गलत है कि लोग अक्सर स्टिक है या कोई भी चीज़, और ख़ास तौर पे पफ वगैरह वॉश नहीं किया होता और वो आप स्किन पे, किसी की स्किन बाद में फिर उसके पिंपल्स निकल आते कभी हैं। हमारे पास आते हैं ऐसे क्लाइंट तो हम न्यू पफ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और क्या कहते हैं, हमें ये मालूम है कि ज़ाहिर अगर ये हमने पफ दूसरे क्लाइंट के यूज़ कर लिया तो उनको भी नुकसान हो सकता है, फेस पे पिंपल्स निकल सकते हैं, तो हम जो है ना उनके चीज़ें ही अलग रखते हैं फिर। ओके। अच्छा, ये जो चीज़ें आप जो स्प्रे कर देते हैं बालों के ऊपर बहुत ज़्यादा ताकि वो बाल आगे से हिले नहीं, और ये बहुत सारे जब केमिकल्स लगाए जाते हैं तो क्या कहते हैं केमिकल्स आगे उन क्लाइंट को गाइड करना पड़ता है आपको कि भाई ये अब जैसे केमिकल आपने रिबॉन्डिंग की है, जी। मैं बालों की बात कर रही हूँ, तो उसके बाद उनको आपसे वो उस दिन तो बड़ी खुश होती है क्योंकि इतने प्यारे ऐसे बाल होते हैं स्ट्रेट और दिखने में भी इतने हसीन लग रहे होते हैं फर्स्ट डे, लेकिन डे बाय डे फिर वो उसकी कंडीशन खराब होती है। सबसे पहले हमारे पास जो रिबॉन्डिंग के लिए आते हैं तो हम पहले उनके बालों के टेक्सचर चेक करते हैं। मेरे जैसे बाल हैं बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं, तो इसमें तो आपके बालों पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। हाँ। और अगर बारीक बाल हेयर्स हैं तो उन पे इफेक्ट पड़ेगा, बाल टूटेंगे, झड़ेंगे। तो रिबॉन्डिंग रख रहे हैं आप, इसकी जो है ना बालों की ट्रीटमेंट भी साथ साथ लेके चले। ओके मैम का क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा कोई मेक ओवर करवाने आता है तो हम उसके क्या कहते हैं कॉमिंग करें, कुछ कर रहे हैं, उसके एक दिन पहले स्टिकिंग करें तो हम उसे क्या रिकमेंड करेंगे? आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं वो सही, उन्होंने सही आंसर दी है। अच्छा, मेकअप से रिलेवेंट मैं आपसे करना चाहूँगी, मेकअप जो हम लोग चेहरे पे जो बेस लगाते हैं, अब मुझे बताएं कितने टाइप्स के बेस लगते हैं स्किन के ऊपर? क्या एक स्टिक लगती है उसके बाद? स्किन पे तो बेस आप 10 तरीके के अलग अलग बेसिस हैं और फेस के हिसाब से क्या अगर कलर टोन के अलावा भी अगर आप एंटी एजिंग है तो दूसरा बेस यूज होगा, अगर आप टीन एजिंग है तो दूसरा। तो उसमें ये है कि हम फेस के हिसाब से कि फेस के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं कि किस फेस पे कैसा बेस सूट करेगा। तो बेस तो हम 8-10 तरीके के बेसिस रखते हैं जब हम कलर कॉम्बिनेशन देखकर अच्छा, कलर वेदर होता है, कलर कॉम्बिनेशन होता है, और उसके अलावा उनकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, हाँ ये सारी अच्छा सब चीजें की जाती हैं। जिंदगी में कौन सी ऐसी चीज जो आपको कभी आपको तकलीफ की, जब आप एक प्रोसीजर से गुजर रही थी, 20 साल गुजरे, कभी ऐसा होता है ना बंदा डाउन हो जाता है, यार ये मैं नहीं करना चाहता, कभी ऐसा जिंदगी में आया वो हिस्सा? कभी बहुत ज़्यादा टेंशन हुई, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। अच्छा, मेरे हस्बैंड ही मुझे चैनल तक कितना टाइम हो गया? मैं उनके साथ 6.5 साल रही हूँ। मेरी 3 बेटियाँ हैं और बड़ी बेटी मेरी अभी 16 साल की मैट्रिक में ओ लेवल कर रही है। और मेरे हस्बैंड ने मुझे पेट्रो वन चैनल पे लेके गए, तो अब फिर मेरी ख्वाहिश हुई बच्चे ज़रा बड़े हो गए, फिर मुझे जाना चाहिए, तो फिर मैं इस वजह से आगे बढ़ना चाहती हूँ। नहीं आज जिंदगी के एक वक्त अनाइद आपकी जिंदगी में कभी एक ऐसा वक्त आया जो बहुत तकलीफ आपको हुई थी? नो मैम, माशाल्लाह मेरे हस्बैंड हमेशा से बहुत केयरिंग थे और मेरी शादी को तकरीबन 20 साल हो गए, और ये कि मेरे हर मामलात में जिस तरह मुझे आगे बढ़ना हुआ वो हमेशा मेरे पीछे खड़े रहे। और हालांकि कल रात को मैं 1 बजे घर पहुंची हूँ, मेरी बेटियां रेडी नहीं थी कि हम नहीं जा रहे हैं, हम थक चुके हैं, क्योंकि हम लोग कहने नहीं आपकी मम्मा का जब आपका इतना केयर करती हैं तो कोई मसला नहीं। फिर उसने यूनिट की छुट्टी की, यूनिवर्सिटी जाती है। अच्छा। फिर मेरी वजह से कि नहीं चले वो, तो हर जगह मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है बहुत। चले इनको जिंदगी में कोई भी ऐसा वक्त जो इनको ये कहते हैं ऐसे छोटे मोटे तो आता ही रहता है, बीमारियां कुछ नहीं अल्लाह पाक आपको भी सब्र दे, ये भी एक अल्लाह की मोहब्बत आजमाइश होती है। हुमा आने का बहुत शुक्रिया, नाहिदा आपको भी आने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन जाते जाते मैं बताते चलूंगी, ये आप दोनों खड़ी हो जाए एक साथ, मैं आपका जरा रैम भी दिखा दूंगी, सॉन्ग रेडी रखिएगा। और जाते जाते मैं सबीन मेरी बड़ी प्यारी सी बहन है, बहुत जबरदस्त शायरा है, मेरे बहुत सारे गुड मॉर्निंग विद सभी जो वीनस टीवी पे मैं मॉर्निंग शो करती हूँ उसका हिस्सा भी बन चुकी है। तो सबीन आज आपकी बर्थडे है, मेरी तरफ से ढेरों खुशियाँ आपको मुबारक हो और आपका हर साल 1000 साल का हो। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू सबीन, हैप्पी बर्थडे। तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस फॉर यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तमाम लोगों के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं। कल फिर मिलेंगे किस उम्मीद के साथ, उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज एंड रेम वॉक जरूर देखिएगा।